इस वीडियो में हम ट्रिग्नोमेट्रिक लेवलिंग कवर करेंगे। एक स्टूडेंट का कमेंट आया था इस ट्रिग्नोमेट्रिक लेवलिंग से रिलेटेड, तो इसीलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। मेरे पास ट्रिग्नोमेट्रिक लेवलिंग के बहुत ज़्यादा डिटेल नोट्स नहीं थे, बिल्कुल शॉर्ट नोट्स थे, और इसीलिए मैं ये डायरेक्ट बुक से ही बना रही हूँ। बीसी पूर्णिमा मेरे पास बुक है, उसका सेकंड पार्ट जो है उसमें से ये वीडियो बना रही हूँ मैं, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक लेवलिंग पहले तो होती क्या है? इट इज द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग द डिफरेंस ऑफ एलिवेशन ऑफ स्टेशंस। दो स्टेशन के बीच का डिफरेंस ऑफ एलिवेशन, यानी कि वर्टिकल डिस्टेंस उसके बीच का क्या है, फ्रॉम ऑब्जर्व्ड वर्टिकल एंगल का यूज करके हमें फाइंड आउट करना है, एंड नोन डिस्टेंसेस, और जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होगा उनके बीच का, उसकी हेल्प से हमें ये मेजर करना है। सपोज ये हमारे पास एक माउंटेन है, ये दो अलग हमारे पास ये दो स्टेशन है, इसके बीच का हमें क्या निकालना है? वर्टिकल डिस्टेंस, ये हमें निकालना है, ठीक है। वर्टिकल डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है, और हमें इसका यूज किस चीज का यूज करना है इस वर्टिकल डिस्टेंस को फाइंड आउट करने के लिए? एक तो हमने एंगल फाइंड आउट करना है, वर्टिकल एंगल, ठीक है। सपोज ये अल्फा हो गया, और हमें हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो है उसकी हेल्प से, इन दोनों चीजों की हेल्प से हमने वर्टिकल डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, which are assumed to be either horizontal or geodetic length at mean sea level। ठीक है। अब ये जो डिस्टेंसेस हैं ये हॉरिजॉन्टल हो सकते हैं या फिर जियोडेटिक लेंथ हो सकती है। अब इससे रिलेटेड हम और अच्छे से बाद में समझेंगे। अब यहाँ पे जो वर्टिकल एंगल है उसको हम एक थियोडोलाइट की हेल्प से मेजर कर सकते हैं, और जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है उसको हम मेजर कर सकते हैं या फिर कंप्यूट कर सकते हैं जियोडेटिक ऑब्जर्वेशन, मतलब जियोडेटिक लेवलिंग जो है उसकी हेल्प से हम कर सकते हैं। जियोडेटिक सर्वेइंग में की हेल्प से हम कंप्यूट कर सकते हैं, और प्लेन सर्वेइंग के केस में हम लोग मेजर करेंगे इस डिस्टेंस को, ठीक है। तो वी शैल डिस्कस द ट्रिग्नोमेट्रिक लेवलिंग अंडर टू हेड्स, द ऑब्जर्वेशन फॉर हाइट एंड डिस्टेंस एंड जियोडेटिक ऑब्जर्वेशन। ये दो तरीके से, ये दो हमारे सब टॉपिक्स हैं ट्रिग्नोमेट्रिक लेवलिंग में। पहली चीज आ जाता है ऑब्जर्वेशन फॉर हाइट एंड डिस्टेंस, हाइट और डिस्टेंस की ऑब्जर्वेशन, और जियोडेटिक ऑब्जर्वेशंस, ठीक है। ये दोनों चीज हेड्स है इसके, मतलब ये दोनों के अंदर हमने डिटेल में चीजों को पढ़ना है। अब इन द फर्स्ट केस द प्रिंसिपल ऑफ प्लेन सर्वेइंग विल बी यूज्ड। अब जो हाइट और डिस्टेंस हम लोग फाइंड आउट करेंगे प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग के केस में, हम लोग ऐसा करेंगे। इट इज assumed that the distance between the point observed are not large, so that either the effect of curvature and refraction may be neglected, or proper correction may be applied linearly to the calculated distance in elevation। यहाँ पे प्लेन जो सर्वेइंग है उसके केस में यहाँ पे ऐसा कंसिडर करा जाता है कि जो हमारी करेक्शंस वगैरह हैं वो या तो उसको हम निग्लेक्ट कर सकते हैं, या फिर उसमें हम लीनियरली उसे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे कंसिडर करा जाता है इसके केस में। अंडर दिस हेड फॉल द वेरियस मेथड्स ऑफ एंगुलर leveling for determining the elevations of particular points such as the top of chimney or church spire। ये चीजें हम लोग इसकी हेल्प से हम लोग इनकी हाइट्स वगैरह पता कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके बाद नेक्स्ट है जियोडेटिक सर्वेइंग की बात करें तो जियोडेटिक ऑब्जर्वेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक लेवलिंग इसमें आ जाता है, ठीक है। द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स मेजर्ड इज जियोडेटिक। जो दो पॉइंट्स हम मेजर कर रहे हैं उसके बीच के डिस्टेंस को हमने जियोडेटिक या फिर लार्ज हम बोल सकते हैं कि उसके बीच का डिस्टेंस जो होगा वो लार्ज होगा, मतलब कि उसको हम लार्ज है तो उसको जियोडेटिक भी बोल सकते हैं, ठीक है। द ऑर्डिनरी प्रिंसिपल ऑफ प्लेन सर्वेइंग आर नॉट एप्लीकेबल, इसीलिए ऑर्डिनरी प्रिंसिपल एप्लीकेबल नहीं होगी। द करेक्शन फॉर कर्वेचर एंड रिफ्रैक्शन आर अप्लाइड इन एंगुलर मेजर डायरेक्टली टू द ऑब्जर्व्ड एंगल। अब ये जो कर्वेचर और रिफ्रैक्शन के हमने करेक्शंस लगानी है वो डायरेक्टली हमने ऑब्जर्व्ड एंगल्स पे लगानी है जियोडेटिक सर्वेइंग के केस में, ठीक है। जियोडेटिक ऑब्जर्वेशन के केस में ये दूसरा केस हो जाता है इसमें, ठीक है। अब ये हाइट और डिस्टेंसेस हमने कैसे निकालने हैं? इन ऑर्डर टू गेट द डिफरेंस इन एलिवेशन बिटवीन द इंस्ट्रूमेंट स्टेशन एंड ऑब्जेक्ट अंडर ऑब्जर्वेशन वी शैल कंसिडर द थ्री फॉलोइंग केसेस। अब यहाँ पे तीन केसेस दिए हुए हैं, ठीक है। फर्स्ट केस ये है कि बेस ऑफ द ऑब्जेक्ट इज असेसिबल। ऑब्जेक्ट का जो बेस है, ठीक है, जिसको हम जिसकी हाइट का डिफरेंस देख रहे हैं, ठीक है, उसकी एलिवेशन जहाँ जिसकी देख रहे हैं, तो उसका ऑब्जेक्ट जो होगा, उसका बेस जो होगा वो असेसिबल है, ठीक है। फर्स्ट केस ये होगा। दूसरा केस ये है कि बेस ऑफ द ऑब्जेक्ट इनअसेसिबल।
और इसी में तीसरा भी यही है कि इनअसेसिबल होगा, और पहले वाले में ऑब्जेक्ट का जो बेस है वो इनअसेसिबल है, उसके साथ साथ इंस्ट्रूमेंट स्टेशन इन द सेम वर्टिकल प्लेन एज द एलिवेटेड ऑब्जेक्ट। अब जो प्लेन है ना, वर्टिकल प्लेन ये वाला जो है, यहाँ पे ये है और ये भी यहाँ पे है दूसरा वाला, इनके बीच में एलिवेशन का इनके सॉरी इनके बीच में एलिवेशन का डिफरेंस जरूर है, लेकिन ये सेम प्लेन में है, सेम वर्टिकल प्लेन में ये दोनों चीजें हैं। ये दूसरा केस है। तीसरा केस ये है कि इनके बीच का एलिवेशन डिफरेंस भी है, लेकिन इनमें वर्टिकल जो प्लेन है इनका वो भी अलग अलग है। मतलब इस चीज का क्या मतलब हुआ, इस वाली डायग्राम को मैं सामने से ड्रॉ करूं, अगर ये वाली चीज को यहाँ से मैं सामने से अगर दिखाऊं, सपोज ये आई है, ठीक है, ये आई होगी, यहाँ से हम देखेंगे इस चीज को, अगर इस वाली चीज को, तो ये जो है ना ये दोनों एक ही लाइन में आपको दिखेंगे, ठीक है, इस तरीके से। ये हमारा हो गया एक ही प्लेन में। अगर ये दोनों अलग अलग प्लेन्स में होते ना, तो ये डायग्राम पता किस तरीके की दिखती, अगर ये अलग अलग प्लेन में होते तो ये यहाँ होता, ये वाला एक पॉइंट जो है वो यहाँ होता, इनके बीच में एलिवेशन का डिफरेंस तो वही रहता, उसके साथ साथ इनके बीच में डिस्टेंस भी आता, ठीक है। मतलब कि एक ही प्लेन में होने का ये मीनिंग है, ठीक है। तो दूसरे केस में ये है कि इंस्ट्रूमेंट स्टेशन नॉट इन द सेम वर्टिकल प्लेन एज द एलिवेटेड ऑब्जेक्ट, दोनों एक ही प्लेन में नहीं है, जो ये दूसरा केस ये वाला हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद अब हम समझते हैं एक एक करके। फर्स्ट केस से हम स्टार्ट करेंगे और सारे केसेस हमने समझने हैं। पहला है कि बेस ऑफ द ऑब्जेक्ट इन ऑब्जेक्ट इज असेसिबल, जो बेस है ऑब्जेक्ट का वो असेसिबल है, मतलब हम वहां तक पहुंच सकते हैं, ठीक है। ये है, और ये दोनों, इसका मतलब ये भी होगा कि ये दोनों सेम प्लेन में लाई कर रहे हैं, बाय द वे, ठीक है। तो ये दोनों है, ये जो हमारा पॉइंट है P, यहाँ पे हमने अपना इंस्ट्रूमेंट रखा और Q का हमें डिस्टेंस निकालना है, ये सारा कुछ यहाँ पे मेंशन होगा। Let it be assumed that the horizontal distance between the instrument and the object can be measured accurately. Horizontal distance जो है ये d distance हम लोग accurately measure कर सकते हैं। हमने फिगर जो है 5.1 को देखना है, ये वाली को, और P जो है वो हमारा इंस्ट्रूमेंट स्टेशन है, ये हमारा इंस्ट्रूमेंट स्टेशन है। Q है पॉइंट टू बी ऑब्जर्व्ड, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया। A हो जाता है सेंटर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, ये जो है ना सेंटर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट जो है, ये इंस्ट्रूमेंट के सेंटर है, मतलब कि हमारा इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे लगा होगा, ये हमारा इस तरीके से कुछ इंस्ट्रूमेंट होगा, इसका सेंटर ये ए है, ठीक है। तो इसके सेंटर से ही हम इसका हाइट निकालते हैं, हाइट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, इसलिए यहाँ पे सेंटर को मेंशन करा गया है। एक ये हो गया सेंटर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। क्यू डैश है प्रोजेक्शन ऑफ क्यू ऑन द हॉरिजॉन्टल प्लेन थ्रू ए। अगर ए से हम एक हॉरिजॉन्टल प्लेन ड्रॉ करते हैं, ठीक है, इस तरीके से पूरा एक हॉरिजॉन्टल प्लेन अगर हम लोग ड्रॉ करेंगे, तो क्यू डैश इसकी डायरेक्ट प्रोजेक्शन है, ए की प्रोजेक्शन क्यू डैश हो गई यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट के ऊपर। जैसे सपोज ये एक टावर है, तो इस टॉप टावर पे इसकी जो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन है वो क्यू डैश होगी, ठीक है। तो फिर उसके बाद नेक्स्ट डी आ गया, डी हमारा है ए क्यू डैश, और डी और ए क्यू डैश एक ही चीज है, ए क्यू डैश और पी क्यू वन, ये तीनों मतलब ये दोनों एक ही चीज है, और ये डी के बराबर है, ठीक है। और ये क्या है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन पी एंड क्यू, पी और क्यू के बीच में हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है। एच डैश है हाइट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट एट पी, ये एच डैश हो गया इंस्ट्रूमेंट की हाइट, ठीक है। और फिर उसके बाद एच जो है, एच हमारा हो जाता है यहाँ पे क्यू क्यू डैश, क्यू और क्यू डैश, यहाँ पे ये क्यू क्यू डैश के बीच का जो डिस्टेंस है ये हमारा एच है, ये हमारा एच है पूरा, ठीक है। तो ये हमारा एच हो गया। फिर उसके बाद एस है रीडिंग ऑन स्टाफ केप्ट एट बेंचमार्क, ये हमारा बेंचमार्क है, और ये हमारी एस जो हमारी रीडिंग होगी। अल्फा है एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम ए टू क्यू, ई से क्यू की तरफ जो एंगल ऑफ एलिवेशन है उसको हमने अल्फा कंसिडर करा हुआ है। फ्रॉम ट्राइंगल ए क्यू क्यू डैश, अब ये ए क्यू और क्यू डैश, ये जो हमारा ट्राइंगल है, इसमें से अगर हम देखें tan अल्फा क्या हो जाएगा, यहाँ पे tan अल्फा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और परपेंडिकुलर हमारा h है और बेस यहाँ पे d है, ठीक है। ये h है और ये वाले डिस्टेंस भी हमें पता है कि ये भी d है और नीचे वाला भी d है, ठीक है। तो ये d है, मतलब tan अल्फा क्या हो जाएगा h अपॉन d, और इसीलिए हम h को लिख सकते हैं tan अल्फा इंटू d, या फिर d tan अल्फा लिख सकते हैं इसको, ठीक है। तो ये h हमारा हो जाता है d tan अल्फा, ये हो गया हमारा h।
मतलब हमें ये पता चल गई ये वाली वैल्यू। फिर उसके बाद आर एल ऑफ क्यू यहाँ पे अगर हमें निकालना हो इस पॉइंट का आर एल अगर हमें निकालना है तो आर एल ऑफ द इंस्ट्रूमेंट एक्सेस यानी ये वाली एक्सेस का आर एल हमें सपोज हमें पता है, और उसके अंदर हम एच प्लस कर देंगे यानी कि डी टैन अल्फा प्लस कर देंगे तो हमें सिंपली आर एल ऑफ क्यू मिल जाएगा। इफ द आर एल ऑफ पी इज नोन, अगर हमें इस वाले पॉइंट का आर एल पता होगा, ठीक है, आर एल ऑफ द क्यू इज इक्वल्स टू आर एल ऑफ पी प्लस एच डैश प्लस डी टैन अल्फा। अब ये एस जो है स्टाफ इंटरसेप्ट जो है यही एच डैश के बराबर है, और ये जो एच डैश है इसके अंदर हम अगर प्लस कर दे डी टैन अल्फा यानी कि ये जो दूसरा एच है उसको अगर हम प्लस कर देंगे तो, और उसके साथ साथ आर एल ऑफ पी भी ऐड करेंगे तो हमें आर एल ऑफ क्यू मिल जाएगा। इफ द रीडिंग ऑफ द स्टाफ केप्ट एट द बेंचमार्क इज एस with the line of sight RL of Q is equals to RL of benchmark plus S plus D tan alpha। ये भी हो जाता है कि S के साथ बेंचमार्क को प्लस कर दिया फिर उसके बाद H कर दिया। ये तीनों केसेस से हम लोग मतलब निकाल सकते हैं। सिंपली हमारे पास ये चीज बताई जा रही है कि इस Q पॉइंट की एलिवेशन हमें पता चल सकती है, जो कि हमें लेवलिंग में भी हम लोगों ने ये चीज देखी हुई है ऑलरेडी, हमें पता है ये। दिस मैथड इज यूजुअली एम्प्लॉयड व्हेन द डिस्टेंस d इज स्मॉल। अगर हमारा d डिस्टेंस जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं मतलब हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, तो ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस अगर स्मॉल होगा तो हम ये वाला मेथड यूज कर सकते हैं। अगर स्मॉल ना हो, अगर d लार्ज होगा, द कंबाइंड करेक्शन फॉर कर्वेचर एंड रिफ्रैक्शन कैन बी अप्लाइड। अगर ये डिस्टेंस लार्ज हो जाता है फिर हमें कर्वेचर करेक्शन जो है और रिफ्रैक्शन करेक्शन दोनों ही लगानी पड़ेगी। अब उसको लगाने का हम तरीका समझेंगे। अब यहाँ पे इन ऑर्डर टू गेट द साइंस ऑफ कंबाइंड करेक्शन ड्यू टू कर्वेचर एंड रिफ्रैक्शन, कंसिडर द फिगर पी पी डबल डैश एंड पी डैश इन द वर्टिकल। यहाँ पे हमारे पास ये देखो, ये हमारा सपोज अर्थ का सरफेस है, ठीक है, हमने ये यहाँ पे पी है और ये क्यू डबल डैश है, ठीक है। तो ये जो पी है, पी यहाँ पे किसको हमें देखना है, ये हमारी पहले तो ये अर्थ का सरफेस है, ये हमारा अर्थ का सरफेस हो गया। यहाँ पे इस तरीके से आपको ड्रॉ करके बता देती हूँ, ये हमारा अर्थ का सरफेस हो गया और ये हमने एक लेवल लाइन ड्रॉ कर दी करके रखी हुई है, ठीक है, जो कि कर्व्ड लाइन होती है। हम अर्थ जैसे सपोज ये हमारा अर्थ है, इसके अलोंग मतलब अलोंग पूरा के पूरे एक कर्व्ड लाइन हम ड्रॉ कर सकते हैं। ये पूरा का पूरा जैसे ऑरेंज पील होती है उस तरीके से होती है ये, इन केस आपको नहीं पता तो। ये हमारी लेवल लाइन होगी, ठीक है, ये हमने एक लेवल लाइन ड्रॉ करके रखी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे पी पी डबल डैश, अब पी डबल डैश इस लेवल लाइन के ऊपर है, इसकी जो पी जो है इसको अगर हम इस तरीके से इसको प्रोजेक्ट करें पी को, तो पी डबल डैश यहाँ पे आएगा लेवल लाइन के ऊपर। अब ये जो लेवल लाइन है इसी के मतलब इसके अलोंग अगर क्यू पॉइंट से हम हॉरिजॉन्टल लाइन बना दें इसी के ऊपर लेवल लाइन के ऊपर, तो ये पी डैश आ जाएगा। दिस इज द वर्टिकल लाइन थ्रू पी। ये एक पूरी की पूरी वर्टिकल लाइन है, पी पी डैश पी डबल डैश और पी डैश, ये तीनों जो है एक पूरी वर्टिकल लाइन है पी के थ्रू, मतलब पी से हमने बना रखी है। एंड क्यू क्यू डैश क्यू डबल डैश इज वर्टिकल लाइन थ्रू क्यू। इस क्यू के अबाउट यहाँ पे एक और जो ये क्यू है इसके अबाउट हमने एक लाइन बना रखी है, वर्टिकल लाइन ये हमारी है, ठीक है। इन तीनों को मतलब तीनों इसी लाइन में आ रहे हैं, ये वर्टिकल लाइन में। इफ पी डैश इज द प्रोजेक्शन ऑफ पी, पी डैश जो है अब यहाँ पे जो पी डैश है जो कि हमारी ऊपर वाली लाइन है, ये नीचे सबसे नीचे जो है ये पी है, ठीक है, ये हमारी नीचे सबसे जो है ये हमारी पी है, और ये हमारी पी डैश है, ये आ गया, ठीक है, एक डैश। और पी डैश ये है प्रोजेक्शन ऑन द हॉरिजॉन्टल लाइन थ्रू क्यू। ये क्यू के थ्रू अगर हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करें, ये हमारी होगी, ये क्यू है और इसके थ्रू हमने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है, हमने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दी। क्यों सपोज हमारा एक एलिवेटेड ऑब्जेक्ट है, सपोज ये इस तरीके से टावर टाइप कुछ है, ठीक है, ये सपोज टावर है और एक एलिवेटेड पॉइंट मतलब हमारा पॉइंट है और इसके अबाउट हमने एक लेवल लाइन बनाई इस तरीके से, ठीक है। ये हमने अर्थ सरफेस है जिस पे बनाई है और ऊपर वाली जो लेवल लाइन है वो हमने एक सपोज एक पॉइंट के थ्रू बनाई। लेवल लाइन के साथ साथ एक हॉरिजॉन्टल लाइन भी हमने यहाँ पे इसी लेवल लाइन के टेंजेंशियल बना दी, एक हॉरिजॉन्टल लाइन।
अब इस हॉरिजॉन्टल लाइन के बारे में हम लोग बात करें कि पी डैश इज द प्रोजेक्शन ऑफ पी ऑन द हॉरिजॉन्टल लाइन थ्रू क्यू। इस क्यू के थ्रू जो हॉरिजॉन्टल लाइन निकाली है हमने, उससे उससे ये पी डैश जो है वो प्रोजेक्शन आ रही है पी से पी डैश प्रोजेक्शन आ रही है, ठीक है। अब ये चीजें मुझे लग रहा है कि अब तक आपको हॉरिजॉन्टल और लेवल लाइन वाली बातें समझ आ गई होंगी कि पी से हमने अलग से लेवल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन निकाली है और क्यू से अलग निकाली हुई है, ठीक है। while p double dash is the projection of p on the level line through q। अब ये p डबल डैश जो है वो लेवल लाइन पे है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन पे है p डैश, ये चीज बताई हुई है। और सिमिलरली q डैश जो है ये हॉरिजॉन्टल लाइन पे है और q डबल डैश जो है वो लेवल लाइन पे है, लेकिन ये p के थ्रू निकली हुई है, ठीक है। ये p के थ्रू निकल रही है और ये q के थ्रू निकल रही है, ठीक है। फिर सिमिलरली q डैश ये तो हो गया ऑन द हॉरिजॉन्टल लाइन रेस्पेक्टिवली थ्रू p। इफ द डिस्टेंस बिटवीन p एंड q इज नॉट वेरी लार्ज, अगर हम कंसिडर करें कि P और Q के बीच में जो डिस्टेंस है वो बहुत ज्यादा लार्ज नहीं है, वी कैन टेक P Q डैश और P Q डबल डैश, यानी कि P Q डैश ये और P Q डबल डैश ये दोनों, इन दोनों को हम इक्वल कंसिडर कर सकते हैं और इसको हम D के बराबर कंसिडर कर सकते हैं। मतलब कि ये भी डी हो गया और ये भी डी हो गया, ठीक है। और उसके साथ साथ हम क्यू पी डबल डैश एंड क्यू पी डैश इन दोनों को भी डी कंसिडर कर सकते हैं। क्यू पी डबल डैश और क्यू पी डैश ये भी हमारे डी हो गए, ठीक है। ये दोनों को भी हमने डी कंसिडर कर लिया, ठीक है। पर ये जो इंक्लाइन लाइन है इसको हम डी कंसिडर नहीं कर रहे, बीच वाली को, ठीक है। फिर उसके बाद इसके साथ साथ ऐसा इन्होंने और अप्रोक्सीमेट करा गया कि क्यू क्यू डैश पी एंगल जो है और क्यू पी डैश पी एंगल जो है इन दोनों को 90 डिग्री हम लोग मान सकते हैं। क्यू क्यू डैश पी यानी कि ये वाला एंगल, इसको, और दूसरा है क्यू पी डैश पी, क्यू पी डैश पी, ये भी जो एंगल है इन दोनों को हमने 90 डिग्री मान लिया, ठीक है। ये दो एंगल्स हमारे 90 डिग्री हो गए। यहाँ पे मैं एक रेड डॉट बना देती हूँ, ये दोनों हमारे एंगल्स 90 डिग्री हो गए, ठीक है। अब क्यू क्यू डैश जो है उसकी वैल्यू डी टेन अल्फा आ जाएगी। क्यू क्यू डैश क्या है, क्यू क्यू डैश ये हमारा ये वाला पोर्शन हो गया। अगर इसकी वैल्यू डी है और ये हमारा परपेंडिकुलर है तो इसको हम, यहाँ पे अल्फा एंगल है तो डी टेन अल्फा लिख सकते हैं, ठीक है। ये हमारा डी टेन अल्फा हो गया। बट द ट्रू डिफरेंस इन एलिवेशन बिटवीन पी एंड क्यू इज क्यू क्यू डबल डैश। अब जो P और Q दो पॉइंट्स है ना, इनके बीच में ट्रू डिफरेंस ऑफ एलिवेशन क्या है, Q Q डबल डैश, ये पूरा जो पूरा का पूरा डिफरेंस है ये इनके बीच का असली डिफरेंस है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम लोग इसको क्या मान के चल रहे हैं, ये वाला पहले पहले जो हमें दिखेगा ना, जो हम मतलब अगर एक किसी इंस्ट्रूमेंट के थ्रू देखते हैं ना, वो हॉरिजॉन्टल लाइन के थ्रू हमें डिस्टेंस दिखता है, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल लाइन के थ्रू हमें ये वाला डिस्टेंस दिखेगा डी टेन अल्फा, ठीक है। तो ये डी टेन अल्फा हम लोग कंसिडर करके चलेंगे कि क्यू डैश और क्यू जो है ये हमारा पूरा जो इसके बीच का एलिवेशन का डिफरेंस है वो होगा। बट असलियत में ये नहीं होगा, हमें यहाँ पे एक और चीज ऐड करनी पड़ेगी, क्यू डैश और क्यू डबल डैश ये दोनों हमें ऐड करने पड़ेंगे, ठीक है। और इसका मतलब ये हो गया, hence the combined curvature or correction for curvature and refraction q dash and q double dash, which should be added to q double dash to q dash and to get the true difference in the elevation। जो कि मैंने आपको पहले भी बताया कि ये पूरा डिस्टेंस निकालने के लिए हमें ये जो यहाँ पे है, हमें कर्वेचर और करेक्शन और रिफ्रैक्शन करेक्शन जो है दोनों को ऐड करना पड़ेगा। मतलब कि कंबाइंड करेक्शन जो है, कंबाइंड करेक्शन हमारी होती है, उसको हमें इसके साथ ऐड करना पड़ेगा क्योंकि हमें दिख रहा है कि डिस्टेंस असली में ज्यादा है और हम लोग कम कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज यहाँ से समझाई जा रही है कि अगर हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन होगा तो हमारा डिस्टेंस कम आएगा और हमें ऐड करनी पड़ेगी करेक्शंस, ठीक है। सिमिलरली इफ द ऑब्जर्वेशन इज मेड फ्रॉम क्यू, अगर अब हम क्यू के थ्रू देखें, ठीक है, और पी को देखने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम कैसे देखेंगे इसको, हम हॉरिजॉन्टल लाइन के थ्रू देखेंगे ना, ये वाला हॉरिजॉन्टल लाइन है और ये पी है, हम इसको इस तरीके से देखेंगे, ये वाला डिस्टेंस हम देख पाएंगे। लेकिन असलियत में इतना डिस्टेंस नहीं होगा, असलियत में डिस्टेंस कितना होगा, ये वाला होगा, ये
पी और पी डबल डैश इसके बीच का ये डिस्टेंस है, ये ट्रू डिस्टेंस है, लेवल लाइन के अलोंग अगर हम देखें ये ट्रू डिस्टेंस है, ठीक है। तो यहाँ पे भी यही लिखा हुआ, द ट्रू डिफरेंस इन द एलिवेशन इज पी पी डबल डैश, द कंबाइंड कर्वेचर फॉर करेक्शन and refraction is equals to p p double dash, which should be subtracted from p p dash to get the true difference in elevation. यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, हमें पूरा डिस्टेंस, असलियत में हमें लग रहा है कि ये इतना डिस्टेंस है, जबकि डिस्टेंस सिर्फ इतना सा है, ठीक है, ये वाला इतना सा डिस्टेंस है, इसलिए हमें यहाँ पे करेक्शन जो होगी वो माइनस करनी पड़ेगी। जब हम एक तो एंगल ऑफ एलिवेशन होती है, एक होती है एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन के थ्रू जब हम देख रहे होंगे तो हमारा डिस्टेंस जो होगा वो हमारा बढ़ जाएगा, हमें सब्ट्रैक्ट करनी पड़ेगी करेक्शन। इसका सिंपल ये मीनिंग है। जो दो पॉइंट्स हमें यहाँ पे पता चले हैं कि एलिवेशन के टाइम पे, एंगल ऑफ एलिवेशन के टाइम पे हमें डिस्टेंस जो होगा वो प्लस करना पड़ेगा, और एंगल ऑफ जो डिप्रेशन है उसके टाइम पे हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। सिर्फ ये बात बताने के लिए ये पूरी थ्योरी यहाँ पे डिस्कस करी गई। Hence, we conclude that the combined correction for curvature and refraction is to be applied linearly. Its sign is positive for angle of elevation and negative for angle of depression. As in leveling volume 1, the combined correction for curvature and refraction in linear measurement is given by. अब ये correction हमने combined correction पहले से देखी हुई है leveling के केस में. This meters 0.06728 d square, ये हमारी combined correction होती है, और d हमारा किलोमीटर्स में लिया जाता है, ठीक है, और ये आंसर हमारा मीटर्स में आता है। तो इसका मतलब आर एल ऑफ क्यू हो गया आर एल ऑफ बेंचमार्क प्लस एस प्लस डी टैन अल्फा प्लस सी, क्योंकि हमारा यहाँ पे इस केस में हमारा क्यू हायर एलिवेशन पे है, और इसीलिए यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन की बात चल रही है, इसलिए हम यहाँ पे प्लस करेंगे कर्वेचर को, जो करेक्शन है उसको प्लस करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है इनडायरेक्ट लेवलिंग। In the above principle can be applied for running a line of indirect levels between 2 points P and Q whose difference of level is required. हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एक लाइन ऑफ इनडायरेक्ट लेवल्स हम लोग रन कर सकते हैं इनके बीच में, इन दो पॉइंट्स के बीच में, P और Q जो है पॉइंट्स इनके बीच में, और उसकी हेल्प से हम लोग डिफरेंस ऑफ लेवल निकाल सकते हैं। ये हमारे पास दूसरा मेथड है। In order to find the difference in elevation between P and Q, P और Q के बीच में अगर हमें जो difference निकालना है, difference in elevation, the instrument is set at a number of places. हमने कुछ एक places पे instrument को set करना है, जैसे Q1 या फिर O1, O2, O3, ये सारे हमारे distances होंगे जहाँ पे हमने instrument को set करा है। And A, B, C, etc. are the turning points. A, B, C जो है हमारे turning points है, ठीक है, as shown in the figure. From each instrument station, observations are taken to both the points. Observations जो होंगी वो हमें लेनी है to both the points on either side of it. Observations हमें लेनी है इसके, मतलब जैसे ये Q1 है, इसके हमें P में भी लेनी है और फिर A में भी लेनी है, दोनों साइड पे ऑब्जर्वेशंस हमने लेनी है। और जब हम Q2 पे O2 पे होंगे तब हम A पे भी लेंगे और B पे भी लेंगे, फिर O3 पे होंगे तो B और C दोनों पे हम लेंगे। इस तरीके से हम लोग चलते जाएंगे, ये कॉन्टिन्यूस, ठीक है। तो इस तरीके से हमने निकालना है। द इंस्ट्रूमेंट बीइंग सेट मिड वे बिटवीन देम, इंस्ट्रूमेंट को हमने हर बार बीच में सेंटर में रखना है। Thus in figure 5.4 let O1 be the first position of the instrument. हमने यहाँ पे O1 कंसिडर कर ली फर्स्ट पोजीशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। सेट मिडवे बिटवीन P एंड A, P और A के बीच में सेंटर में कहीं ये रखा गया है इंस्ट्रूमेंट। If alpha 1 and beta 1 are the angles observed from P and A, अगर हम P और A से एंगल मेजर करें तो यहाँ पे अल्फा 1 मतलब फ्रॉम P एंड A नहीं होगा, ये हो जाएगा फ्रॉम O1 से हम लोग एंगल्स मेजर कर रहे हैं, ठीक है, P और A का एंगल निकालने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये हमारा हो जाएगा A अल्फा 1 और बीटा 1, ये दोनों एंगल्स हो गए। वी गेट P डैश इज इक्वल्स टू, ये P डैश पहले वाला आ गया एंगल, ठीक है, ये पहले वाला जो डिस्टेंस है वो हमारा आ जाएगा D1 tan अल्फा, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा D1 tan अल्फा, क्योंकि हमने ये वाला नीचे वाला डिस्टेंस D1 माना हुआ है, ये D2 माना हुआ है, और ये इस डिस्टेंस की हेल्प से हम लोग ये निकाल सकते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जो हो जाएगा D1 tan अल्फा। और A डैश जो है
ए डैश जो हॉरिजॉन्टल लाइन के अलोंग डिस्टेंस आ रहा है, ये हमारा हो गया D2 tan बीटा। ठीक है, ये एंगल ऑफ एलिवेशन की हेल्प से हम लोग देख सकते हैं। ये एंगल ऑफ डिप्रेशन था पहला वाला। तो इसका डिफरेंस ऑफ एलिवेशन हो जाएगा ए एंड पी। ए और पी का जो डिफरेंस इन एलिवेशन होगा वो H1 हम लोगों ने मान लिया, और ये पी डबल डैश प्लस ए डबल डैश ए, या फिर ए डबल डैश हो जाएगा। ठीक है, ये वाला डिस्टेंस हो जाएगा इसका ट्रू डिफरेंस, ये पी डैश। ठीक है, ये हो गया सॉरी, ये पी और पी डबल डैश, ये हमारा हो गया ट्रू डिफरेंस इन दोनों के बीच का। ठीक है, अब यहाँ पे H1 जो है ना, H1 को हम ये जो है, ये जैसे हमारे पास पहला वाला पॉइंट था पी डबल डैश, अब पी डबल डैश को हम क्या लिख सकते हैं, पी डैश माइनस पी डबल डैश। ठीक है, मतलब कि ये पी डैश कौन सा हो गया, ये हो गए दोनों। ठीक है, इसको हम पी डबल डैश माइनस पी डैश, और मतलब पी डैश पी डबल डैश, इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमें ये वाला डिस्टेंस मिल जाएगा। ठीक है, सिंपली ये बोला गया, और यहाँ पे इसको मतलब थोड़ा रीअरेंज करके हम लोग लिख रहे हैं। अब हम यहाँ पे ए डबल डैश ए को हम लिख रहे हैं, ए डबल डैश ए को हम कैसे लिख सकते हैं, इन दोनों का सम, ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस का सम लिख सकते हैं। ठीक है, अब उसी के साथ हमने पहले भी डिस्कस कर लिया था, पी डैश को हम क्या लिख सकते हैं, D1 tan अल्फा, और हमारा जो दूसरा वाला पॉइंट था ए डैश जो है, उसको हम D2 tan बीटा लिख सकते थे, या फिर बीटा 1 और अल्फा 1 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो हमने ये पुट करा, फिर उसके बाद हमने पी डबल डैश जो है उसकी वैल्यू भी पुट करनी है। ये दोनों इक्वल होंगे। ठीक है, ये दोनों बराबर आएंगे, इसलिए ये कैंसिल हो जाएंगे जब हम इस वाली ब्रैकेट को खोलते हैं, तो ये दोनों कैंसिल हो गए। फिर उसके बाद हमारा जो H1 है ना, उसकी वैल्यू क्या आ गई, H1 इज इक्वल्स टू D1 tan अल्फा 1 प्लस D2 tan अल्फा 2 tan बीटा 1 सॉरी। ठीक है, ये हो गया, और यहाँ पे D1 D2 दोनों बराबर हैं, उसको हमने D पुट कर दिया, और फिर उसके बाद ये आ जाएगा D tan अल्फा 1 प्लस tan बीटा 1। इस तरीके से हमारा H1 अभी एक पॉइंट का, जो इनके बीच का, सिर्फ ये दोनों जो है इनके बीच का हमें डिफरेंस पता चला है। ठीक है, इस पॉइंट पे ये हमें मिल गया H1 की वैल्यू। द इंस्ट्रूमेंट इज देन शिफ्टेड टू O2। अब हम इसको शिफ्ट करेंगे, O2 पे लेके जाएंगे अगले वाले स्टेशन पे, फिर से उससे अगले वाले पे निकालेंगे। इस तरीके से हम लोग कंटिन्यूस करते रहेंगे। इंस्ट्रूमेंट शिफ्टेड टू O2 मिडवे बिटवीन ए एंड बी, एंड द एंगल अल्फा 2 एंड बीटा 2 आर ऑब्जर्व्ड। अब हम दूसरे वाले एंगल्स को ऑब्जर्व करेंगे। देन द डिफरेंस इन एलिवेशन बिटवीन बी एंड ए इज H2 इज इक्वल्स टू। अब हम इसी की हेल्प से, जो हमने पहले निकाला उसी की हेल्प से हम लोग ये पता कर सकते हैं कि H2 इज इक्वल्स टू D डैश, जो अगला वाला डिस्टेंस हम लोगों ने कंसिडर करना है, D3 और D4 जो हो गए, उसके साथ उसको हमने इक्वल कंसिडर करना है, क्योंकि सेंटर में हमने इंस्ट्रूमेंट रखा, तो D डैश हो जाएगा ये अगला वाला, सपोज। ठीक है, उसी के साथ tan अल्फा 2 प्लस tan बीटा 2 ये हो जाएगा, और इसी तरीके से सेम ये प्रोसेस कंटिन्यू करनी है, जैसे ही हम Q तक नहीं पहुंचते। जब हम पहुंच जाएंगे तो हमें ये प्रोसेस बंद कर देनी है, और सबका H1 H2 H3 ये सारी चीजों का सम कर देना सिंपली। Next case है, the base of the object is inaccessible, instrument station in the same vertical plane with the elevated object। ये सारी चीजें जितनी भी है ना, ये इंस्ट्रूमेंट स्टेशन और ये जो बेस है, ये सब एक ही प्लेन में है। ठीक है, और इसका जो बेस है यहाँ पे, ये इनअसेसिबल है, यहाँ तक हम लोग पहुंच नहीं सकते, मतलब ये जो डिस्टेंस हम लोग मेजर नहीं कर सकते। अब यहाँ पे इस केस को हम अच्छे से समझेंगे। If the horizontal distance between the instrument and the object cannot be measured due to obstacles, अगर हम obstacle की वजह से ये distance d जो है horizontal distance, वो हम measure नहीं कर सकते हैं। ठीक है, two instrument stations are used so that they are in the same vertical plane as elevated object। अब दो इंस्ट्रूमेंट की जरूरत पड़ेगी जो कि सेम प्लेन में होगी इसी ऑब्जेक्ट के साथ। अब यहाँ पे प्रोसीजर क्या है, सेट अप द थियोडोलाइट एट पी एंड लेवल इट एक्यूरेटली। ये पी हमारा पॉइंट है, इस पे हमने थियोडोलाइट को सेटअप करा, फिर उसके बाद उसकी प्रॉपर लेवलिंग वगैरह करके सारे जितने भी हमारी एडजस्टमेंट्स होती है वो सब कर लेनी है। विद रिस्पेक्ट टू द ऑल्टीट्यूड बबल, इसको हमने एक्यूरेटली लेवल कर लिया। फिर उसके बाद डायरेक्ट द टेलीस्कोप
टूवर्ड्स क्यू। अब फिर उसके बाद हमें ये जो क्यू पॉइंट है ना, इसकी तरफ हमने टेलीस्कोप को डायरेक्ट किया एंड बाइसेक्ट इट एक्यूरेटली, क्लैम्प बोथ द प्लेट्स, रीड द वर्टिकल एंगल अल्फा 1। यहाँ पे हमने क्यू की तरफ देख के यहाँ से अल्फा 1 की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, पी की हेल्प से, पी स्टेशन से। फिर ट्रांसिट द थियोडोलाइट सो दैट द लाइन ऑफ साइट इज रिवर्स्ड। इसको ट्रांसिट करना है इस तरीके से कि पूरी की पूरी रिवर्स हो जाए लाइन ऑफ साइट। मार्क द सेकेंड इंस्ट्रूमेंट स्टेशन, और इसकी हेल्प से हमने जब इसको रिवर्स कर दिया, पूरा लाइन ऑफ साइट पहले ये थी, अब ये इस डायरेक्शन में चली गई है, तो अब हम बी जो आर स्टेशन है हमारा, उसको हमने मार्क कर देना है। उसको मार्क कर दिया हमने ग्राउंड पे। मेजर द डिस्टेंस आर पी के बीच का डिस्टेंस मेजर कर लिया, उसको हमने बी मान लिया। रिपीट स्टेप 2 एंड 3, मतलब हमें क्या करना है, अब यहाँ पे सारी जो हमारी हमने एडजस्टमेंट्स वगैरह प्रॉपर हमने करनी है इस केस में, ठीक है। फिर उसके बाद फिर से हमने बाइसेक्ट करना है टेलीस्कोप की हेल्प से, मतलब यहाँ पे हमने दोनों ऑब्जर्वेशंस लेनी है फॉर द फेस ऑब्जर्वेशन राइट, फेस लेफ्ट और फेस राइट जो है, दोनों ऑब्जर्वेशंस ले लेनी है, पूरा रिपीट करना है प्रोसीजर। और फिर मीन वैल्यू लेनी है हमें, जो कि हमारा आंसर हो जाएगा अल्फा 1 के लिए। विद द वर्टिकल वर्नियर सेट टू 0 रीडिंग एंड द एल्टीट्यूड बबल इन द सेंटर ऑफ इट्स रन, टेक द रीडिंग ऑन द स्टाफ हेल्ड एट द नियर बाय बेंचमार्क। अब इसकी हेल्प से हम जो स्टाफ है उसकी रीडिंग लेंगे, एक बेंचमार्क पे सेट होगा स्टाफ, उसकी हेल्प से हमने रीडिंग ले लेनी है। शिफ्ट द इंस्ट्रूमेंट टू आर, अब हम इंस्ट्रूमेंट को पी से उठा के हम आर पे लेके आएंगे। अभी तक जितना भी प्रोसीजर हमने किया वो पी पे किया, अब हम आर पे लेके आएंगे। एंड सेट अप द थियोडोलाइट देयर, यहाँ पे हमने सेटअप कर दिया इंस्ट्रूमेंट। मेजर द वर्टिकल एंगल अल्फा 2 टू क्यू विद बोथ फेस ऑब्जर्वेशंस। अब हमने आर की हेल्प से क्यू को मतलब देखना है, पहले बाइसेक्ट वगैरह प्रॉपर करके फिर एंगल कैलकुलेट करना है अल्फा 2 एंगल हम लोगों ने निकाल लेना। विद द वर्टिकल वर्नियर सेट टू 0 रीडिंग एंड द ऑल्टीट्यूड बबल इन द सेंटर ऑफ इट्स रन, टेक द रीडिंग ऑन द स्टाफ हेल्ड एट द नियर बाय बेंचमार्क। अब हमने फिर से ये रीडिंग लेनी है स्टाफ की, यहाँ पे जो बेंचमार्क पे है फिर से हमने रीडिंग ले लेनी है, ठीक है। इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द आरएल ऑफ द क्यू का हमने आरएल निकालना है, उसके लिए हम क्या करेंगे, वी विल कंसिडर 3 केसेस, 3 केसेस यहाँ पे हो सकते हैं अगर हमें क्यू का आरएल निकालना है। ये जो टॉप मोस्ट पॉइंट है इसका आरएल निकालने के लिए 3 केसेस हो सकते हैं, और वो केसेस क्या क्या है। when the instrument axis at A and B are in the same level, अगर A और B की जो इंस्ट्रूमेंट एक्सेस है वो सेम लेवल पे है, ठीक है। जैसे यहाँ पे डायग्राम में आपको दिखाया गया है, इस वाली डायग्राम में ये दोनों की दोनों इंस्ट्रूमेंट एक्सेस जो है ना वो सेम लेवल पे है। ए और बी पे इंस्ट्रूमेंट की जो एक्सेस है वो सेम लेवल पे है। फर्स्ट केस ये हो जाएगा। दूसरा केस होगा व्हेन दे आर एट डिफरेंट लेवल्स बट द डिफरेंस इज स्मॉल, जैसे कि यहाँ पे ये दोनों इंस्ट्रूमेंट एक्सेस जो है, ये वाली और ये वाली, ये दोनों अलग लेवल पे है, लेकिन इनके बीच का जो डिफरेंस है ना वो बहुत छोटा सा डिफरेंस है, ठीक है। ये दूसरा केस हो जाता है। थर्ड केस हो जाता है व्हेन दे आर एट वेरी डिफरेंट लेवल्स। यहाँ पे थर्ड केस हो जाएगा जब ये बहुत ही ज्यादा एक दूसरे से, मतलब इनका जो डिफरेंस होगा, इनके बीच का हाइट का डिफरेंस वो बहुत ज्यादा होगा। यहाँ पे ये वाली दो एक्सेस की बात चल रही है, ठीक है। तो फर्स्ट केस हम लोग अब डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट केस यहाँ पे हो जाएगा इंस्ट्रूमेंट एक्सेस ऑन द सेम लेवल, इंस्ट्रूमेंट एक्सेस ऑन द सेम लेवल, ये हमारा फर्स्ट केस हो जाएगा, जो कि हमने पहली वाली डायग्राम में ही ये देखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट एक्सेस को हमने सेम लेवल पे माना है, दोनों ही इंस्ट्रूमेंट एक्सेस जो है वो सेम लेवल पे है, ये हम लोगों ने कंसिडर कर लिया, ठीक है। अब इसको पहले तो मैं ये रब कर देती हूँ ताकि मैं आगे का प्रोसेस आपको समझा सकूं। एच जो है, अब यहाँ पे एच को हमें लेट करना है। एक काम करती हूँ, ये मैं पूरा ही यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देती हूँ ताकि हमें थोड़ी आसानी रहे। कॉपी किया और यहाँ पे ही पेस्ट कर दूंगी मैं इसको, ठीक है। अब ये मैंने यहाँ पे लगा दिया। अब जो हमारा h जो है ना, h यहाँ पे स्मॉल h क्या हो जाएगा, स्मॉल h हमारा हो जाएगा क्यू डैश है ना। अब यहाँ पे ये जो है, ये टॉप मोस्ट पॉइंट q है, ये आपको याद रखना है। और q डैश जो है, इसी के साथ अगर हम हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं ना, तो सामने जो q पॉइंट के जस्ट नीचे जो पॉइंट होगा ना, उसको हम q डैश बोल रहे हैं। तो q और q डैश के बीच का डिस्टेंस h है,
ठीक है, पहला ये पॉइंट हो गया। अल्फा वन एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम ए टू क्यू, ए से हमने अल्फा वन एंगल ऑफ एलिवेशन ली है क्यू की तरफ, फिर बी से एंगल ऑफ एलिवेशन ली है क्यू की तरफ जो कि अल्फा टू है। एस है स्टाफ रीडिंग ऑन बेंचमार्क टेकन फ्रॉम ए एंड बी, ए और बी के से हम स्टाफ रीडिंग लेते हैं क्योंकि ये सेम हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, इनकी दोनों की इंस्ट्रूमेंटल एक्सिस सेम है, इसकी वजह से एस की वैल्यू यहाँ पे दोनों के लिए सेम आ रही है और उसको हमने एस मान लिया। वो स्टाफ रीडिंग ऑफ बेंच मार्क टेकन फ्रॉम बोथ ए एंड बी, द रीडिंग विल बी सेम इन बोथ द केसेस। और बी क्या है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन द इंस्ट्रूमेंट स्टेशन, ये जो दो स्टेशन है इसके बीच का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बी हो जाता है। और कैपिटल डी है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन पी एंड क्यू, पी और क्यू के बीच में, मतलब ये जो है ये हमारा पी पॉइंट है और ये हमारा क्यू पॉइंट है, इसके बीच में जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है ये डी है। ठीक है, ये हो गया हमारा डी। और उसके बाद अब हम बात करते हैं आगे, अगर हम ट्राइंगल ए क्यू क्यू डैश को देखें, मतलब कि ये हमारा हो गया, ये हो गया ना ए और ये क्यू डैश और ये क्यू। ठीक है, ए क्यू क्यू डैश को अगर हम देखेंगे यहाँ पे तो एच हम लोगों को पता है इस तरीके से है, यहाँ पे एच है, ये डी है। ठीक है, और यहाँ पे अल्फा वन है, तो यहाँ पे एच को हम लिख सकते हैं डी टैन अल्फा वन। ठीक है, ये आपको पता चल गया होगा अब। और इसके साथ साथ अगर हम दूसरा एक ट्राइंगल देखें बी क्यू क्यू डैश, यहाँ पे ये आ गया बी, ये क्यू डैश और ये क्यू। ठीक है, तो ये हमारा जो ट्राइंगल है अगर हम इसको देखें तो इसका पहले तो बेस लेंथ हो जाएगी बी प्लस डी। ठीक है, और ये हाइट एच ही दे रही है इसमें भी। ठीक है, और ये एंगल हो गया अल्फा टू, इसीलिए इसकी वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी एच इज इक्वल्स टू बी प्लस डी टाइम्स टैन अल्फा टू। ठीक है, ये भी आपको समझ आ गया होगा। अब ये दोनों इक्वेशंस जो है इसमें एच की ही तो वैल्यू निकाल रही है, तो हम इन दोनों को इक्वेट कर देते हैं। जब हम इनको इक्वेट करेंगे डी टैन अल्फा वन इज इक्वल्स टू बी प्लस डी टैन अल्फा टू, ये हो जाएगा डी टैन अल्फा वन, क्योंकि हमने डी को इधर की तरफ लेके गए जब हम राइट लेफ्ट साइड में, तो डी टाइम्स टैन अल्फा वन माइनस टैन अल्फा टू इज इक्वल्स टू बी टैन अल्फा टू। अब यहाँ से हमने डी की वैल्यू सिंपली निकाल देनी है, बी टैन अल्फा टू अपॉन टैन अल्फा वन माइनस अल्फा टू, ये हो गया। और h की वैल्यू हमें पहले से शुरुआत से ही पता है कि h इज इक्वल्स टू डी टैन अल्फा वन होता है, तो इसी के साथ हमने मल्टीप्लाई कर देना है d के साथ टैन अल्फा वन को, तो हमारी यहाँ पे वैल्यू निकल आएगी। अब ये दूसरे केस वाली वैल्यू कैसे आई है ये भी मैं आपको बता देती हूँ, पता ही होगा आप लोगों को। यहाँ पे अगर हम इसको साइन अल्फा वन अपॉन कॉस अल्फा वन, अगर हम ये वाले को लिखते हैं ऐसा और सबको हम मतलब सारे टैन जितने भी है उसको ओपन करेंगे ना, तो नीचे वाली साइड क्या होगा, यहाँ पे साइन अल्फा वन कॉस अल्फा टू इस तरीके से, और यहाँ पे माइनस साइन अल्फा टू कॉस अल्फा टू कॉस अल्फा वन, ये इस तरीके से बनेगा जो कि साइन अल्फा अल्फा वन माइनस अल्फा टू का फॉर्मूला ही हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये वाला जो है ना लास्ट में हमारा ये फॉर्मूला बच जाता है एच का। अब एच का फॉर्मूला निकाल के हम क्या निकालेंगे, हमारा मेन एम है हमें आर एल निकालना है, क्यू पॉइंट का आर एल निकालना, उसका आर एल ऑफ क्यू हो जाएगा आर एल ऑफ बेंच मार्क का जो आर एल है उसके अंदर हमने क्या सम किया, एस का सम किया, ये हमारा बेंचमार्क है, इसका आरएल उसके अंदर एस को सम कर देंगे, एस को सम करने के बाद उसके साथ हम एच भी प्लस कर देंगे तो हमें आरएल ऑफ क्यू मिल जाएगा। ठीक है, तो हमारा ये फर्स्ट मेथड हो गया। अब जो नेक्स्ट केस है ना, इंस्ट्रूमेंट एक्सेस अ डिफरेंट लेवल, अब यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट की जो एक्सेस है ना ये दोनों जो है डिफरेंट लेवल में, इनके बीच में कुछ एक गैप है, कुछ एक डिस्टेंस है। ठीक है, तो यहाँ पे पहला जो है दो फिगर्स यहाँ पे दी गई हैं, दो केसेस हो सकते हैं कि जो बी की एक्सेस है वो ऊपर हो सकती है या फिर ए की एक्सेस ऊपर हो सकती है। ठीक है, द केसेस वेयर द इंस्ट्रूमेंट एक्सेस आर एट डिफरेंट लेवल इफ S1 एंड S2 आर द करस्पॉन्डिंग स्टाफ रीडिंग ऑन स्टाफ केप्ट एट बेंचमार्क, यहाँ पे S1 और S2 इनकी वजह से जो स्टाफ रीडिंग्स है वो आ रही हैं। ठीक है, द डिफरेंस इन द लेवल ऑफ द इंस्ट्रूमेंट एक्सेस विल बी इधर S2 माइनस S1 और S1 माइनस S2। यहाँ पे जो डिफरेंस होगा ना, यहाँ पे ये जो डिफरेंस होगा ये S1 माइनस S2 आ सकता है इनके बीच में, एक्सेस के बीच में, या फिर इंस्ट्रूमेंट एक्सेस के बीच में, या फिर S2 माइनस S1 आ सकता है। ठीक है, तो वो डिपेंड करेगा कौन सी चीज हायर एलिवेशन पे है, बी हायर पे है या फिर ए हायर एलिवेशन पे है। ठीक है, इफ Q डैश इज द प्रोजेक्शन ऑफ Q ऑन द हॉरिजॉन्टल लाइन थ्रू ए के थ्रू जो हॉरिजॉन्टल लाइन आ रही है ना, यहाँ पे ए के थ्रू जो हॉरिजॉन्टल लाइन आ रही है उस पे जो प्रोजेक्शन आती है, क्यू की जो प्रोजेक्शन आती है वो क्यू डैश हम लोग कंसिडर करें।
ठीक है, यहाँ पे जो हमारी प्रोजेक्शन आ रही है ए के थ्रू, इसको मैं कोई और पेन से बताती हूँ, ये वाली जो है यहाँ पे हम क्यू डैश कंसिडर कर रहे हैं, और दूसरा हमने क्यू डबल डैश कंसिडर करना है, बी के थ्रू जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस आ रही है इसको क्यू डबल डैश कंसिडर कर लिया। Q double dash is the projection of the horizontal line through B. Let us derive the expression for F figure 5.6 where when the S2 is greater than S1. First case हो जाएगा S2 greater than S1. ठीक है, अब यहाँ पे हमने फिर से उन्हीं ट्राइंगल्स को देखना है। ट्राइंगल क्यू ए क्यू डैश यहाँ पे आ जाता है। फर्स्ट जो केस है इसमें हमारा क्यू ए और क्यू डैश, मतलब कि ये जो ट्राइंगल है ये क्यू ए और क्यू डैश ये हमारा ट्राइंगल होगा। इसको अगर हम देखें यहाँ पे हम सिंपली निकाल सकते हैं H1 जो टोटल हमारी हाइट है यहाँ से क्यू डैश और क्यू के बीच का डिस्टेंस है वो है H1, इसलिए यहाँ पे हमारा जो H1 है उसकी वैल्यू आ जाएगी डी टैन अल्फा 1। ठीक है, सिंपली ये हो जाएगा। ये अब मैंने आपको पहले ही बताया हुआ, तो आपको अब ये समझ आ जाना चाहिए कि कैसे होगा ट्राइंगल की हेल्प से सिंपली। फिर उसके बाद अगर हम दूसरे ट्राइंगल को देखें बी क्यू क्यू डबल डैश, ठीक है, ये वाला ट्राइंगल अगर हम देखें तो यहाँ पे हो जाएगा, ये हो जाएगा H2। H2 की हाइट क्या हो जाएगी, यहाँ पे ये H2 जो है इसकी हाइट हो जाएगी बी प्लस डी टाइम्स टैन अल्फा 2, क्योंकि ये एंगल हो गया हमारा अल्फा 2। ठीक है, तो ये दो केसेस हो गए। अब इसमें हमने क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। अब पहले हम इक्वेट कर रहे थे क्योंकि H1 और H जो थे वो दोनों बराबर थे, यहाँ पे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे H1 माइनस H2 करते हैं तो डी टेन अल्फा 1 माइनस बी प्लस डी टेन अल्फा 2 आ जाता है यहाँ से। ठीक है, और H1 माइनस H2 हो जाता है डिफरेंस इन द लेवल ऑफ द इंस्ट्रूमेंट एक्सिस, जो कि हमें ऑलरेडी पता है कि वो S2 माइनस S1 हो जाता है, जिसको हमने सपोज कर लिया कि S मान लेते हैं। S2 माइनस S1 को हमने सिंपली S मान लिया। ठीक है, तो ये जो है यही बराबर है H1 माइनस H2 के। तो जो हमने ये वाली इक्वेशन निकाली थी ना, इसी में हम H1 माइनस H2 की जगह S पुट कर देंगे। ठीक है, तो S पुट करने से ये इक्वेशन आ रही है। अब इस इक्वेशन को थोड़ा रीअरेंज करेंगे इस तरीके से कि हम D की वैल्यू निकाल सकें। जब हम निकालते हैं D की वैल्यू तो S प्लस बी टैन अल्फा 2 अपॉन टैन अल्फा 1 माइनस अल्फा टैन अल्फा 2 आ जाता है। ठीक है, अब इसको और थोड़ा रीअरेंज करेंगे, टैन अल्फा 2 कॉमन निकाल लिया, जिसकी वजह से b जो है वो अकेले रह गया यहाँ पे, और s के साथ क्योंकि कुछ भी नहीं था तो cot अल्फा 2 मल्टीप्लाई कर दिया, ताकि जब हम tan अल्फा 2 को फिर से अंदर लेके आएंगे तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, s फिर से अकेले रह जाएगा। ठीक है, सिंपली ये मतलब इस तरीके से थोड़ा रीअरेंज करा हुआ है इसको। फिर h1 क्या हो जाएगा, d tan अल्फा 1, क्योंकि हमें d की वैल्यू अब मिल चुकी है तो h1 की वैल्यू कैसे मिलेगी, ये हो जाएगा d की जो वैल्यू है उसके साथ tan अल्फा 1 को हमने मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, ये हमारा H1 की वैल्यू होगी। अब H1 यहीं से अगर हम रीअरेंज करें फिर से tan अल्फा 1, जो अल्फा 1 और अल्फा 2 है, इनको हम साइन अल्फा 1 अपॉन कॉस अल्फा 1 लिख करके लिखेंगे और फिर से रीअरेंज करेंगे। तो एक आधा फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा आपको साइन अल्फा वाला, साइन अल्फा या फिर a माइनस बी, साइन a माइनस बी का फॉर्मूला यूज करोगे आप तो ये एक्सप्रेशन बन के आएगी H1 की वैल्यू। अब H1 क्या है, पहले तो ये देखो यहाँ तक का ये नहीं है डायग्राम, ये दूसरा वाला केस है। ठीक है, ये हमारा दूसरा केस है। यहाँ पे ये जो डायग्राम है इसमें H1 की वैल्यू जो है वो टोटल यहाँ तक है, Q डैश तक जो पूरा हाइट है ना ये H1 है। ठीक है, और H1 अगर हम देखें यहाँ से ये S1 और इसके अंदर हम H1 प्लस करेंगे और यहाँ पे इसका जो बेंच मार्क है उसका RL प्लस करेंगे तो हमें टोटल जो Q है ना उसकी वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, Q की वैल्यू हो जाएगी RL ऑफ बेंच मार्क प्लस S1 प्लस H1। ठीक है, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे ना एक चीज ये लिखी हुई है कि हमारे पास एक और तरीका था D कैलकुलेट करने का। ये जो D है ना इसको हमने कैलकुलेट करा है, तो इसको कैलकुलेट करने का एक और तरीका था इसी केस में। सेम ये जो केस है इसमें कैसे कर सकते थे हम, ये जो हमारे पास बी क्यू है ना इसको हम पीछे की तरफ अगर एक्सटेंड करें तो ये जो ए क्यू डैश वाली जो हॉरिजॉन्टल लाइन है या फिर इंस्ट्रूमेंट की जो एक्सिस है, ये और ये वाली जो लाइन है ये दोनों इंटरसेक्ट करेंगी एक पॉइंट पे जिसको हमने B1 कंसिडर कर लिया। ठीक है, बी जो है वो पीछे की तरफ बैकवर्ड एक्सटेंड करी जा रही है तो इसलिए हमने इसको B1 कंसिडर कर लिया। और यहाँ पे अगर हम देखें तो ये जो एंगल है हॉरिजॉन्टल के साथ ये अल्फा 2 यहाँ पे बना रहा है तो ये एंगल भी हमारा अल्फा 2 हो जाएगा। उसके साथ साथ B1 और B2 जो है ना, ये हमने क्या किया, B1 से हमने एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करी जो कि हमारी जो ऊपर वाली एक्सिस है, मतलब बी क्यू डबल डैश वाली जो इंस्ट्रूमेंट एक्सिस है
उस पे जाके ये B2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है ये वाली वर्टिकल लाइन। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गई दूसरी वाली लाइन जो कि हो जाएगी B1 B2। ठीक है, ये B1 B2 होगी। अब हमारे पास क्या है कि ये देखें, अगर हम, ये एक पॉइंट है, अगर हम इस जगह पे इंस्ट्रूमेंट रख रहे हैं और ये वाला इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे रख सकते हैं। ठीक है, तो अब हमें यहाँ से क्या पता चलता है कि ये दोनों सेम एक्सिस पे आ गए इंस्ट्रूमेंट। एक तरह से आप इमेजिनरी कंडीशन मानो कि ये वाला इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे है, तो सेम एलिवेशन पे आ गए ना दोनों के दोनों, दोनों की एक्सिस सेम होगी। अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम कि इस चीज का यूज कर सकते हैं। यहाँ पे सपोज हमारा इंस्ट्रूमेंट है, अब हम देखें कि इनके बीच का डिस्टेंस क्या आ जाएगा। इनके बीच का डिस्टेंस जो होगा वो हो जाएगा b प्लस ये वाला डिस्टेंस जो कि हमारे पास है B2B। और जो हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, इस ट्राइंगल की हेल्प से। यहाँ पे ये है अल्फा 2 और यहाँ पे ये s है। ठीक है, और B2B जो है, ये B2 ये B है, तो इसकी वैल्यू हम यहाँ पे निकाल सकते हैं, जो कि पता क्या आएगी, वो आ जाएगी s cot अल्फा 2। ठीक है, इसकी वैल्यू हो जाएगी s cot अल्फा 2। और इसी के हेल्प से हम जो हमारा टोटल डिस्टेंस है इनके बीच का, दोनों के बीच का डिस्टेंस हम निकाल पा रहे हैं। अब दोनों के बीच का डिस्टेंस हमें पता चल गया तो हमारा ये पिछला वाला केस बन जाता है। पिछले वाले केस में जैसे हमने ये करा था, यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ। इस पॉइंट पे ये जो D है ना, ये वाला जो D है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस वाली इक्वेशन में B की वैल्यू पुट करेंगे। ये जो B है ना, जो हमने निकाला है, B क्या है हमारा, B प्लस एस कॉट अल्फा 2, ये हमारा है ना, इसके साथ बस यहाँ पे पुट कर देनी है ये चीज, और ये बाकी एक्सप्रेशन पूरी सेम रहेगी। तो अगर आप देखो यहाँ पे B प्लस एस कॉट अल्फा 2 टाइम्स tan अल्फा 2 अपॉन tan अल्फा 1 माइनस अल्फा 2, सेम हमारी इक्वेशन बन के आ जाएगी, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ कि हम इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे ये चीज हमें पता चल गई कि कैसे हमने ये इक्वेशन को फाइंड आउट करना है। प्रोसीजर ऑन द सेम लाइन फॉर द केस 5.7। अगर हम दूसरी वाली केस, ये जो हमारा नेक्स्ट केस है, अगर हम इसको देखें, यहाँ पे हमारा जो डिस्टेंस है ना इन दोनों के बीच में, इन दोनों की इंस्ट्रूमेंट एक्सिस के बीच में जो डिस्टेंस है वो ज्यादा है। ठीक है, ये हमने कंसिडर करा हुआ। तो इस केस में जब ये कैलकुलेट करा जाता है तो फाइंड आउट करा जाता है कि ये जो डी है ना, इसकी वैल्यू आ जाएगी B माइनस एस कॉट अल्फा 2, जो कि पहले प्लस आ रही थी। इस वाले केस में हम जो अभी कैलकुलेट कर रहे थे उसमें प्लस आ रही थी, मतलब जो हम फाइंड आउट कर रहे थे वो उसमें प्लस आ रही थी, यहाँ पे ये माइनस आ गई। बाकी पूरी इक्वेशन सेम है, B माइनस एस कॉट अल्फा 2 टाइम्स tan अल्फा 2 अपॉन tan अल्फा 1 माइनस tan अल्फा 2, ये हमारी हो गई D। ठीक है, D डिस्टेंस हो गया, और H1 की वैल्यू इसी की हेल्प से हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, H1 की वैल्यू हो जाएगी हमारी B माइनस एस कॉट अल्फा 2 टाइम साइन अल्फा 2 अपॉन साइन अल्फा 1 माइनस अल्फा 2, जो कि हम निकाल सकते हैं। H1 का फॉर्मूला था ना D tan अल्फा 1। ठीक है, उसकी हेल्प से हम लोग ये निकाल पाएंगे इजीली। फिर उसके बाद हमारे पास ये जो दोनों इक्वेशंस आ चुकी हैं, अब हमने ये पता चल गया कि ये जो केस है ना, इसमें ओवरऑल हमारे दस द जनरल एक्सप्रेशन फॉर D एंड H1 कैन बी रिटन एज। अब यहाँ पे जनरल एक्सप्रेशन जो है वो क्या हो जाएगी, B प्लस माइनस एस कॉट अल्फा 2 tan अल्फा 2 अपॉन tan अल्फा 1 माइनस tan अल्फा 2, ये हमारी जनरलाइज इक्वेशन होगी। और दूसरी जनरलाइज इक्वेशन हो जाएगी H1 के लिए, B प्लस माइनस एस कॉट अल्फा 2 साइन अल्फा 1 अपॉन साइन अल्फा 1 माइनस अल्फा 2। यहाँ पे हमें पॉजिटिव साइन विद एस कॉट अल्फा 2 व्हेन द इंस्ट्रूमेंट एक्सिस एट ए इज लोअर। अगर ए की इंस्ट्रूमेंट एक्सिस लोअर होगी तो हमने पॉजिटिव साइन कंसिडर करना है एस कॉट अल्फा 2 के साथ। अगर ये यहाँ पे ये नेगेटिव साइन नहीं था, ठीक है, ये मैंने, मुझे याद नहीं है ये नेगेटिव बोला कि नहीं, बट ये ऐसे ही है यहाँ पे। यहाँ पे कोई नेगेटिव साइन नहीं होगा। तो यहाँ पे इसके साथ साथ नेगेटिव साइन कब आएगा, अगर हमारा हायर जो ए है, ए जो है वो हायर एलिवेशन पे है। नेगेटिव साइन व्हेन इट इज एट हायर एलिवेशन देन बी, ए हायर एलिवेशन पे होगा तो हम नेगेटिव साइन लेके चलेंगे। दूसरा केस ये हो जाता है कि जो इंस्ट्रूमेंट एक्सिस है वो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट लेवल्स पे है, दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। ठीक है, इफ़ S2 माइनस S1 और S इज टू ग्रेट, ये जो इनके बीच का डिस्टेंस है S, ये A और B के बीच का, तो ये हो जाता है बहुत ज़्यादा।
एस इसको हमने कंसिडर करना है, जो कि इज वेरी ग्रेट टू बी मेजर्ड ऑन अ स्टाफ केप्ट एट बेंचमार्क। इसलिए हम बेंचमार्क का यूज करके वहां पे स्टाफ के ऊपर रख के इसकी वैल्यू नहीं फाइंड आउट कर सकते। द फॉलोइंग प्रोसीजर इज अडॉप्टेड। अब हमें यहाँ पे एक और प्रोसीजर को देखना पड़ेगा। सेट द इंस्ट्रूमेंट एट पी। पी को हमने पहले लगाया, ठीक है, सेटअप करा, लेवल इट एक्यूरेटली विद रिस्पेक्ट टू ऑल्टीट्यूड बबल एंड मेजर द एंगल अल्फा वन टू द पॉइंट क्यू। फिर से हमने वही करा कि अल्फा वन मेजर कर लिया क्यू की हेल्प से, मतलब क्यू को देखते हुए। फिर ट्रांजिट द टेलीस्कोप एंड एस्टैब्लिश अ पॉइंट आर। फिर से हमने टेलीस्कोप को पीछे की तरफ घुमाया और आर को हमने पॉइंट को इस्टेब्लिश कर लिया। और डिस्टेंस जो बी है वो बी कंसिडर कर लिया कि इतने डिस्टेंस पे है ये दोनों एक दूसरे से। शिफ्ट द इंस्ट्रूमेंट टू आर। फिर से हम, अब हमें पता है प्रॉपर, ये पोजीशन पता है, डिस्टेंस पता है, तो हम वहां पे लेके चले गए अपने इंस्ट्रूमेंट को और वहां पे रखा, आर पे सेट कर दिया। सेट द इंस्ट्रूमेंट एंड लेवल इट विद रिस्पेक्ट टू द ऑल्टीट्यूड बबल एंड मेजर द एंगल अल्फा टू। अब हम क्यू की तरफ देखते हुए फिर से अल्फा टू एंगल निकाल लेंगे। अब एक फोर्थ पॉइंट जो है ना इसमें, कीप अ वेन ऑफ हाइट आर एट P और अ स्टाफ एंड मेजर द एंगल अल्फा टू द टॉप ऑफ द वेन। हमें क्या करना है, ये जो P पॉइंट है ना, ये इस पॉइंट को देखो, और एक B जो है, अगर हम इसको देखें, P पॉइंट यहाँ पे आ गया और ये B आ गया, ठीक है। तो ये जो P पॉइंट है इसके ऊपर हमने एक वेन या फिर एक स्टाफ को प्लेस कर दिया, ठीक है। वेन जो जिसकी हाइट R हो, या फिर स्टाफ को, आपकी स्टाफ की रीडिंग R लेके, कि हमने कोई भी आर रीडिंग ले ली और उसको हमने प्लेस कर दिया यहाँ पे, ठीक है। और फिर इस आर रीडिंग को हमने बाइसेक्ट करा। स्टाफ होगा तो रीडिंग को बाइसेक्ट करेंगे या फिर वेन को हम बाइसेक्ट करेंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद एंगल यहाँ पे पता चल जाएगा हमें अल्फा। अल्फा एंगल पता चल गया, ये बी से हम देख रहे हैं, तो अल्फा एंगल हमें पी पॉइंट के जो टॉप पोर्शन है जहाँ पे आर हाइट हो जाती है स्टाफ की, उस पॉइंट पे हमें अल्फा पता चल गया, ठीक है। अब ये चीज जो है ये हमें आगे काम आने वाली है, ठीक है। अब हम आगे फिर से प्रोसीजर वही वाला फॉलो करते हैं। हमने एस माना हुआ डिफरेंस इन लेवल बिटवीन द टू एक्सिस ए एंड बी विद द सेम सिंबल एज अर्लियर। यहाँ पे ये जो पी पॉइंट है इसकी जो इंस्ट्रूमेंट वाली एक्सिस है उसको हमने ए माना हुआ और इसकी बी माना हुआ, आर के जो इंस्ट्रूमेंट एक्सिस है उसको हमने बी माना हुआ, ठीक है। तो ये जो ए और बी के बीच का डिफरेंस है उसको हमने एस कंसिडर करा हुआ, ठीक है। और इसके साथ साथ विद द सेम सिंबल एज अर्लियर, एच वन यहाँ पे डी टाइम्स टेन अल्फा वन हो जाएगा, ठीक है। एच वन हो जाएगा, ये जो एच वन है यहाँ पे ये हो जाएगा डी टेन अल्फा वन, क्योंकि ये वाली जो हमारी वैल्यू है ये डी है, मतलब ये हमारा डिस्टेंस जो है ये डी है, तो इसीलिए ये ट्राइंगल की हेल्प से यहाँ पे निकल आएगा। एच टू की वैल्यू बी प्लस डी टाइम्स टेन अल्फा टू हो जाएगी, जो दूसरे वाले ट्राइंगल से निकल के आ जाएगी। वो आपको अब तक समझ आ गया होगा। अब हम इन दोनों चीजों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो एच टू माइनस एच वन जब करते हैं तो वो हमारी एस ही आ जाती है वैल्यू, ये हमने पहले भी बात कर लिया। और इसी को हम जब इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो बी प्लस डी टैन अल्फा टू माइनस डी टैन अल्फा वन हो गया। अब यहीं से इस इक्वेशन को रीअरेंज करके डी की वैल्यू निकल आएगी, बी टैन अल्फा टू माइनस एस अपॉन टैन अल्फा वन माइनस टैन अल्फा टू। और इसकी d की हेल्प से h1 की वैल्यू हम लोग पता कर सकते हैं, h1 इज टू डी टैन अल्फा वन, ठीक है। ये हो जाएगा h1। अब यहाँ पे d की वैल्यू हो जाएगी, ये जो हमने निकाली हुई है इसके साथ हमने डी टैन अल्फा वन मल्टीप्लाई कर दिया और इसको फिर से रीअरेंज करा, तो ये हमारी वैल्यू आ गई b माइनस एस कॉट अल्फा टू साइन अल्फा वन साइन अल्फा टू अपॉन साइन अल्फा वन माइनस अल्फा टू, ये h1 की वैल्यू है, ठीक है। फ्रॉम फिगर 5.9 अब हमारे पास आ जाती है ये वाली फिगर, इसके बारे में अब हम इससे रिलेटेड बात करते हैं। वी हैव हाइट ऑफ स्टेशन P अबव द एक्सिस एट B। अगर हम इस हाइट ऑफ स्टेशन की बात करें, B के ऊपर जो B वाली जो ये एक्सिस है इसके ऊपर अगर हम देखें तो कितनी हाइट है, ये वाली हाइट हो जाती है h माइनस आर, है ना। ये हो जाएगा h माइनस आर, और r जो है मतलब h जो है वो b tan अल्फा हो जाएगी। इसी वाले ट्राइंगल से अगर हम पूरा ट्राइंगल कंसिडर करें तो h की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी b tan अल्फा वन, अल्फा सिर्फ b tan अल्फा हो जाएगी ये, ठीक है। ये h की वैल्यू होगी माइनस आर हो गया, ठीक है। अब ये हाइट ऑफ स्टेशन P अबव द स्टेशन B अबव द एक्सिस B हो गया,
मतलब अगर हम इस वाले डायग्राम में देखें, ये वाली बी एक्सेस है, इसके ऊपर ये वाली हाइट जो है हमें पता चल चुकी है। अब ये हाइट हमें पता चल चुकी है, तो अब हम क्या करेंगे, height of the axis at A about the axis at B, B के अबाउट इस वाली एक्सेस जो है इसका डिफरेंस क्या हो जाएगा। अब पहले ये S है ना, ये वाली जो S की वैल्यू है ये क्या निकल के आएगी यहाँ पे, ये S हो जाएगा B tan अल्फा माइनस R प्लस H डैश, क्योंकि यहाँ पे इस इंस्ट्रूमेंट का जो डेप्थ है, मतलब ये कितने हाइट पे है, मतलब पूरी ओवरऑल हाइट नहीं, जो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट हम ऑलरेडी निकालते थे आरएल वाली हाइट नहीं, ये सिर्फ इसकी सिंपली जो हाइट है एच डैश होगी है। तो यहाँ पे ये वाली हाइट को और इसको एच डैश को प्लस करेंगे तो हमें एस की वैल्यू निकल के आ जाएगी, जो कि यहाँ पे यही लिखा हुआ है कि एस इज टू बी टेन अल्फा माइनस आर प्लस एच डैश। ये हमारी हो गई, एच डैश हो गया हाइट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट एट पी। ठीक है, अब हमें क्या करना है, सब्सटीट्यूट कर देनी है एस की वैल्यू थर्ड इक्वेशन में, मतलब कि एच और डी का जो फॉर्मूलाज हमने बना रखे हैं ना उसके अंदर हमने एस की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देनी है। और हमारा एम था आर एल ऑफ क्यू निकालना, जो कि निकल जाएगा आर एल ऑफ ए प्लस एच वन। ये जो हमारे पास है ना ए, इसका आर एल प्लस इसके अंदर एच वन अगर हम प्लस कर दें, ठीक है, तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा आर एल ऑफ क्यू। ठीक है, या फिर हम और भी तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं, एच वन प्लस एस टाइम्स एस प्लस करा एच वन प्लस एस प्लस बी का जो हमारे पास आर एल आएगा उसमें प्लस कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया आर एल ऑफ बी प्लस एस प्लस एच वन, ये भी हो जाएगा। फिर हमारे पास आर एल ऑफ बेंचमार्क प्लस बैक साइड फ्रॉम टेकन फ्रॉम बी प्लस एस प्लस एच वन, इस तरीके से लिख सकते हैं। और एस की वैल्यू हमें ऑलरेडी पता चल चुकी है। ठीक है, तो ये हमारा ये वाला केस खत्म हो जाता है। अब हम नेक्स्ट केस पे आ जाते हैं। नेक्स्ट केस के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। अब इस केस में क्या हो जाता है कि हमने यहाँ पे कंसिडर करना है कि बेस ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इनएसेसिबल, उसके साथ साथ इंस्ट्रूमेंट स्टेशन नॉट इन द सेम वर्टिकल प्लेन एज द एलिवेटेड ऑब्जेक्ट। जो ऑब्जेक्ट है वो अलग वर्टिकल प्लेन में है, ये वाला, ठीक है, और ये अलग प्लेन में है, ये अलग प्लेन में है। अगर हम देखें इस तरीके से, इसको मैं अगर ड्रॉ करूं, पहले हम थ्योरी ही साथ साथ में पढ़ते जाते हैं, साथ में मैं ड्रॉ कर दूंगी। इफ लेट पी एंड आर बी द टू इंस्ट्रूमेंट स्टेशन नॉट इन द सेम वर्टिकल प्लेन एज दैट ऑफ क्यू, द प्रोसीजर इज एज फॉलोज। दोनों मतलब दोनों ही पी और आर जो है वो अलग प्लेन्स में है। ठीक है, सेट द इंस्ट्रूमेंट एट पी एंड लेवल इट। यहाँ क्या करना है, हमें सेट करना है इंस्ट्रूमेंट एट पी एंड लेवल इट एक्यूरेटली विद रिस्पेक्ट टू द ऑल्टीट्यूड बबल एंड मेजर द एंगल ऑफ एलिवेशन अल्फा वन टू क्यू। हमने इंस्ट्रूमेंट को सेट करा पी पे, फिर सारा जितनी भी हमारी टेम्परेरी एडजस्टमेंट्स वगैरह सब कुछ कर लिया हमने। फिर उसके बाद हमने क्या किया, क्यू की तरफ उसको हमने लगाया, यहाँ पे ये क्यू है, यहाँ पे टॉप में आ जाएगा क्यू। ठीक है, ये क्यू है हमारा। अब इसकी तरफ हम देखते हैं जब इस इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से, तो हमें एंगल जो मिलेगा वो यहाँ पे अल्फा वन कंसिडर करा जाएगा। ठीक है, और फिर उसके बाद नेक्स्ट है साइट द पॉइंट आर विद रीडिंग ऑन द हॉरिजॉन्टल सर्कल एज जीरो एंड मेजर द एंगल आर पी क्यू वन, तो हॉरिजॉन्टल एंगल थीटा वन एट पी। अब हम आर की तरफ देखेंगे, पहले हमने क्यू देखा, अब हम आर को देखेंगे, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, आर से हम एंगल निकालेंगे। क्यू पी आर जो है ना, इसको हम थीटा वन बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे थीटा वन, ये हमारा थीटा वन एंगल हो गया। ठीक है, तो इसकी तरफ हमने साइड वगैरह करके प्रॉपर ये ड्रॉ कर लिया। फिर उसके बाद टेकिंग बैक साइड एस ऑन द स्टाफ केप्ट एट बेंचमार्क के ऊपर जो हमारा स्टाफ रखा हुआ है पीछे की तरफ, उसको हमने साइड करा। साइड करके फिर उसके बाद उसकी स्टाफ जो स्टाफ इंटरसेप्ट है वो भी निकाल लिया, मतलब स्टाफ की जो वैल्यू आ रही है वहां पे। फिर शिफ्ट द इंस्ट्रूमेंट टू आर एंड मेजर अल्फा टू और थीटा टू, सेम वे में जैसे हमने अल्फा वन निकाला, ये हमारा हो गया ना अल्फा वन, और ये थीटा वन, सेम वे में अल्फा टू ये हो जाएगा और हमारा थीटा टू ये होगा। ये हमने दोनों निकाल लेने हैं जब हम इंस्ट्रूमेंट को उठा के आर पे लेके जाएंगे। ठीक है, ये दोनों निकाल लिए। आर पे जब निकाल रहे हैं तो बी से हम क्यू की तरफ पहले देखेंगे, जो एंगल आएगा वो अल्फा टू हो गया, और फिर उसके बाद इससे हम पी की तरफ देखेंगे तो हमारा जो एंगल आएगा वो थीटा टू हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करना है, इन द फिगर 5.10 ए क्यू डैश इज द हॉरिजॉन्टल लाइन थ्रू ए। यहाँ पे अगर हम ए क्यू डैश की बात करें, ए क्यू डैश ये वाली लाइन हो जाती है। ठीक है, ये क्यू डैश है
और ये ए है, ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, ए के थ्रू जो हॉरिजॉन्टल लाइन जा रही है ना, ये वो वाली लाइन है। और ये यहाँ पे क्यू जो है, क्यू की जो हमारा वर्टिकल एक्सिस है या फिर क्यू के अबाउट जो लाइन है वर्टिकल लाइन, उस पे ये इंटरसेक्ट करिए, मतलब क्यू की ये प्रोजेक्शन है क्यू डैश इस वाली लाइन में, ठीक है। A Q dash is the horizontal line through A Q dash being the vertical projection of Q. Q की vertical projection होगी Q dash. Thus A Q dash is a vertical plane. अब मतलब इसका मतलब क्या हुआ, A Q dash जो है वो एक vertical plane हो गया यहाँ पे, ठीक है। अब मैं इस vertical plane को आपको properly draw करके बताती हूँ। A Q dash Q, ये हमारा जो है ना, ये एक पूरा प्लेन है। अगर आप देख पाओ, अब इस ट्रायंगुलर फॉर्म में मैंने दिखा दिया कि ये पूरा एक प्लेन है, सिर्फ ट्रायंगुलर फॉर्म में दिखा रही हूँ, नहीं तो ये पूरा एक प्लेन है। पता किस तरीके से, इस तरीके से ये यहाँ पे इस तरीके से है एक, और एक प्लेन जो है वो इस तरीके से है, ठीक है। अगर हम दूसरी वाली साइड को देखें, ठीक है, अब दूसरे वाले प्लेन के बारे में भी फिर से बात आएगी। फिर उसके बाद क्या होता है, सिमिलरली पी क्यू Q double dash is a vertical plane. Q double dash being the vertical projection of Q on a horizontal line through B. यहाँ पे ये जो दूसरा वाला प्लेन है, दूसरा वाला प्लेन में ड्रॉ करूँ, ये हमारा हो जाता है दूसरा प्लेन, ठीक है। ये हमारा है दूसरा प्लेन, और यहाँ पे इस वाले प्लेन में जो बी के थ्रू लाइन जा रही है हॉरिजॉन्टल लाइन, उसकी प्रोजेक्शन यहाँ पे क्या है, ये क्यू डबल डैश है, और इसके लिए यहाँ पे ये क्यू डैश है, ठीक है। ये भी याद रखना आपको कि ए के थ्रू क्यू डैश वाली प्रोजेक्शन मिलती है, और बी के थ्रू जो लाइन एक्सटेंड करी गई है वहां पे क्यू डबल डैश मिल रही है हमें प्रोजेक्शन। और ये दोनों डिफरेंट प्लेन्स आपको दो दिख रहे होंगे, ठीक है। फिर उसके बाद पी आर क्यू डैश इज अ हॉरिजॉन्टल प्लेन, Q1 being the vertical projection of Q and R vertical projection of B on a horizontal plane. PRQ, PRQ जो है ना, ये भी एक हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन हो जाता है। यहाँ पे ये PRQ जो है ये हमारा एक हॉरिजॉन्टल प्लेन हो जाएगा, ये पूरा का पूरा हॉरिजॉन्टल प्लेन हो गया ये, ठीक है। PRQ इज अ हॉरिजॉन्टल प्लेन पासिंग थ्रू P, P के थ्रू ये पास करता है, ये P के थ्रू पास कर रहा है ये वाला हॉरिजॉन्टल प्लेन। θ1 and θ2 are the horizontal angles and α1 and α2 are vertical angles. α1 और α2 जो है वो वर्टिकल एंगल है, θ1 और θ2 हॉरिजॉन्टल एंगल है। ये भी हमें समझ आ रहा है डायग्राम से ही। मेजर्ड एट ए एंड बी रिस्पेक्टिवली, ए और बी से ये मेजर करा गया है। अब इसके आगे का प्रोसीजर बहुत इजी हो जाता है, ठीक है। तो इतना ही आपको मेन समझना था। अब हम आते हैं प्रोसीजर पे। फिर से हमने ट्राइंगल्स को देखना है, ए क्यू क्यू डैश और ट्राइंगल PRQ1। PRQ1 कौन सा है, जो ये है, रुको एक सेकेंड, यहाँ पे है PRQ1, ये हमारा जो है ना ये पॉइंट, इसको हम Q1 बोल रहे हैं, ये हमारा Q1 है। ये वाला ट्राइंगल हम देखेंगे, ये एक ट्राइंगल हमें देखना है, और एक दूसरा ट्राइंगल देखना है जो कि हमारा पहला वाला AQQ डैश, मतलब ये जो हमने देखा है ये AQQ डैश जो है, ये वाला ट्राइंगल अगर हम देखें, इसमें H1 इज इक्वल्स टू D tan α1। अब D जो डिस्टेंस है ना, ये वाला डिस्टेंस D माना गया है, P से Q तक का डिस्टेंस जो है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, वो D माना गया है, ठीक है। ये वाला D नहीं है, यहाँ पे D है, ठीक है। तो ये हो गया D अगर डिस्टेंस, और यहाँ पे ये बॉटम डिस्टेंस D हो जाएगा। फिर ये यहाँ पे हाइट जो है H1 हो गई है, इसका मतलब H1 इज इक्वल्स टू D tan α1 हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद अगर दूसरा ट्राइंगल की, हम नीचे वाले ट्राइंगल की बात करें, तो इन सब के एंगल का सम जो है वो 180 डिग्री के बराबर आएगा। इसका मतलब थर्ड वाला जो एंगल है ना, ये एक तो θ1 हो गया, एक θ2 हो गया, और तीसरा वाला जो एंगल हो जाएगा वो हो जाएगा पाई माइनस θ1 प्लस θ2, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा एंगल। फ्रॉम द साइन रूल, अगर हम अब साइन रूल अप्लाई करें नीचे वाले ट्राइंगल पे, ये जो बॉटम पे आपको ट्राइंगल दिख रहा है, इस वाले ट्राइंगल पे अगर हम अप्लाई करें तो ये आ जाता है PQ1। अब मैं इस ट्राइंगल को ना यहाँ पे ड्रॉ कर देती हूँ कुछ इस तरीके से। हमारे पास ट्राइंगल है, ये P है, ये R है, और ये Q1 है। यहाँ पे θ1 और यहाँ पे θ2 है, ठीक है। तो ये जो हो गया, ये हो गया पाई माइनस θ1 माइनस θ2, ठीक है। तो अगर हम लिखे PQ1
PQ1 क्या हो जाएगा, इसके ऑपोजिट का एंगल साइन थीटा टू अपॉन साइन थीटा टू इज इक्वल्स टू आर क्यू वन अपॉन साइन थीटा वन, ठीक है। और आर पी जो है अपॉन साइन टाइम्स पाई माइनस थीटा वन प्लस थीटा टू, इसका ऑपोजिट एंगल को कंसिडर करना होता है, ठीक है। तो ये हमारा साइन रूल हो गया, जिससे हमें आर पी ऑलरेडी पता है, इनके बीच का आपस में जो डिस्टेंस होता है ना वो बी होता है। दोनों जो जहाँ पे इंस्ट्रूमेंट स्टेशन रखने हैं उसके बीच का डिस्टेंस हम अब तक देख ही रहे थे, वो बी होता है। तो ये बी हो जाएगा, और इसको हमने डिवाइड कर दिया, जब साइन पाई माइनस थीटा हम करते हैं तो वो साइन थीटा ही निकल के आता है वैल्यू। तो ये आ गया साइन थीटा वन प्लस थीटा टू, ठीक है। अब यहाँ पे PQ1 जो है ना, वो PQ1 क्या है, ये हमारा D डिस्टेंस था, ठीक है। ये जो है ये हमारा पूरा यहाँ से यहाँ D डिस्टेंस हो जाता है। ये जो डिस्टेंस था ना, ये D डिस्टेंस जो है, इसी को हम लिख सकते हैं ना, PQ1 इज इक्वल्स टू, इसके बॉटम में साइन थीटा टू था, इसको और इसको इक्वेट कर रहे हैं हम। PQ1 इज इक्वल्स टू B टाइम्स साइन थीटा टू अपॉन साइन थीटा वन प्लस थीटा टू, ठीक है। ये PQ1 यानी कि D की वैल्यू हमें मिल गई। RQ1 क्या हो जाएगा, B टाइम्स साइन थीटा वन अपॉन साइन थीटा वन प्लस थीटा टू, ठीक है। ये हो गया RQ1 की वैल्यू। अब सब्सटीट्यूट करनी है वैल्यू ऑफ D इन वन, जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी ना H1 की, उसमें हमने D की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दी, तो हमें ये इक्वेशन मिल गई B साइन थीटा टू tan अल्फा वन अपॉन साइन थीटा वन प्लस थीटा टू। ये हमारी H1 की इक्वेशन आ गई। RL ऑफ Q हम कैसे निकालेंगे, जो बेंचमार्क का आरएल है, ठीक है, उसके अंदर एस प्लस कर दिया, और फिर उसके साथ हमने H1 प्लस कर देना है। उसके साथ यहाँ पे ये H डिस्टेंस हो गया, ठीक है। ये हमारा यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो S हो गया, और उसके ऊपर का डिस्टेंस H1 हो जाएगा, H2 नहीं है ये, इसके ऊपर का डिस्टेंस H1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमें RL ऑफ Q मिल जाएगा, और अगर हमें चेक करना हो ना, तो हम चेक भी यहाँ पे कर सकते हैं। RQ1 जो है उसकी हेल्प से हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं। ये हो जाएगा H2 इज इक्वल्स टू RQ1 tan अल्फा टू, ठीक है। तो यहाँ पे B साइन थीटा वन tan अल्फा टू अपॉन साइन थीटा वन प्लस थीटा टू हो जाएगा। इफ रीडिंग ऑन अ बेंचमार्क इज टेकन फ्रॉम B, अगर हम B से रीडिंग लेते हैं, द RL ऑफ द Q कैन बी नोन बाय एडिंग H2 टू RL ऑफ B। अब हम यहाँ पे दूसरे तरीके से जो H2 है उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर हम रीडिंग लेते हैं बेंचमार्क से, बेंचमार्क इज टेकन फ्रॉम बी से हम रीडिंग ले रहे हैं, RL ऑफ Q हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, एडिंग H2 टू RL ऑफ B, जो B का RL है, RL ऑफ B प्लस H2 अगर हम कर देंगे, यहाँ पे RL ऑफ Q मिल जाएगा हमें, ठीक है। नेक्स्ट है द डिटर्मिनेशन ऑफ हाइट ऑफ एन elevated object above the ground when its base and top are visible but not accessible। अब हमें क्या करना है, ये जो एलिवेटेड ऑब्जेक्ट था जिसका RL हम पहले फाइंड आउट कर रहे थे, अब हम इसकी हाइट फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। ये जो H हाइट यहाँ पे दी गई है, ये हमें फाइंड आउट करनी है, ये हमारी एम है। इसके लिए फर्स्ट यहाँ पे ये भी दिया होगा कि द ग्राउंड व्हेन इट्स बेस एंड टॉप आर विजिबल बट नॉट असेसिबल। इसका टॉप और बॉटम जो है ये हमें दिख रहे हैं, लेकिन ये असेसिबल नहीं, हम यहाँ तक जा नहीं सकते, ठीक है। मतलब इसका जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है वो हम लोग नहीं पता कर सकते। फिर उसके बाद बेस लाइन हॉरिजॉन्टल एंड इन लाइन विद द ऑब्जेक्ट। अब इसके भी आगे बहुत सारे केसेस हो जाते हैं, जिसमें से फर्स्ट केस है जब बेस लाइन जो है वो हॉरिजॉन्टल होगी एंड इन लाइन विद द ऑब्जेक्ट। अब ये जो बेस लाइन है, मतलब ये सारी की सारी चीजें जो है, बेस लाइन जो होगी वो हॉरिजॉन्टल होगी और इन लाइन विद द ऑब्जेक्ट। और यहाँ पे क्या है कि सिंपली अगर आपको समझना हो, ये वाला केस तब आ जाता है जब ये प्लेन जो है सेम प्लेन में ये सारी चीजें आ रही हैं, ए बी ये दोनों, और ये हमारी जो हाइट मतलब जो ऑब्जेक्ट है, ये तीनों चीजें सब एक ही प्लेन में है, ठीक है। तो वो वाला केस अब हम डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पे पहले क्या करते हैं हम लोग, लेट ए एंड बी बी द टू इंस्ट्रूमेंट स्टेशन बी डिस्टेंस अपार्ट। अब ये जो ए और बी जो है, यहाँ पे A1 और B1 लिखा हुआ है इसके टॉप पे। ए और बी जो है इनके बीच में बी का डिस्टेंस है, और ए और बी पे हमने इंस्ट्रूमेंट को प्लेस करा है। इंस्ट्रूमेंट जो है उसकी जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसको
हम A1 से डिनोट कर रहे हैं इंस्ट्रूमेंट के टॉप को, और जो दूसरा वाला इंस्ट्रूमेंट है उसके टॉप को B1 से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे द वर्टिकल एंगल मेजर्ड एट ए आर अल्फा 1 एंड अल्फा 2 एंड दोज एट बी आर बीटा 1 एंड बीटा 2 करस्पॉन्डिंग टू टॉप एंड बॉटम ऑफ द एलिवेटेड ऑब्जेक्ट। यहाँ से हमने क्या किया, A1 से हमने लिए एंगल्स, इसके टॉप और बॉटम पे एंगल मेजर किया। अब हॉरिजॉन्टल के साथ तो हमें अल्फा 1 एक एंगल मिला, टॉप के साथ और बॉटम के साथ अल्फा 2 मिल गया, ठीक है। और जब हम बी से एंगल मेजर कर रहे हैं तो सेम वे में हमने टॉप और बॉटम के साथ एंगल मेजर करा, बीटा 1 और बीटा 2 मिल गया। लेट अस टेक अ जनरल केस ऑफ द इंस्ट्रूमेंट एट डिफरेंट हाइट्स, द डिफरेंस बीइंग इक्वल टू एस। इस केस में हमने ये कंसिडर करा है कि इनके जो हमारे जो इंस्ट्रूमेंट्स है ना, इनके बीच में जो डिस्टेंस है, इनके जो टॉप लेवल के बीच में या इंस्ट्रूमेंट एक्सेस के बीच में जो डिस्टेंस है वो एस कंसिडर कर लिया हमने। अब हमें क्या करना है, a इज इक्वल्स टू बी। अब ए बी इज इक्वल्स टू बी, मतलब ये हमें ऑलरेडी पता है कि ए बी जो है इन दोनों के बीच का डिस्टेंस b हो जाता है। अब ए बी के बीच के डिस्टेंस के लिए और जो आगे है उसके लिए पहले मैं ये वाले आपको ट्राइंगल्स दिखाती हूँ। इसी को मैंने थोड़ा यहाँ पे ड्रॉ कर दिया हुआ है, B1 C1 डैश और E। ये जो यहाँ पे ड्रॉ करा हुआ B1 C1 डैश और ये E, ठीक है, ये वाला ट्राइंगल। फिर A डैश E, A डैश E और C, ठीक है। ए डैश नहीं, ये A1 है, A1 C1 और E, ये वाला ट्राइंगल, ठीक है। इन दोनों ट्राइंगल्स को हम देख रहे हैं, एक का अल्फा 1 एंगल है, एक का बीटा 1 एंगल है, ठीक है। तो हम tan बीटा 1 अगर निकालें तो ये C1 डैश E हो जाता है अपॉन D फर्स्ट वाले ट्राइंगल में। और इसी को tan बीटा 1 को मैंने cot बीटा 1 लिख दिया नीचे करके, मतलब कि 1 अपॉन cot बीटा 1 हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ से अगर मैं D की वैल्यू निकालूं तो D हो जाता है C1 डैश E cot बीटा 1, ठीक है। और सेम वे में tan अल्फा 1 इज इक्वल्स टू C1 E अपॉन B प्लस D, और यहाँ से cot अल्फा 1 आ जाएगा tan का इनवर्स, और यहाँ से हमारा आएगा B प्लस डी इज इक्वल्स टू C1 E cot अल्फा 1, ठीक है। इसी वाले ट्राइंगल से हमें मिल जाएगा ये दोनों चीजें। अब हमने क्या करना है, यहाँ से हमें B1 और B प्लस डी की वैल्यू मिल चुकी है, और कैपिटल D, B प्लस कैपिटल D और कैपिटल D दोनों की वैल्यूज मिल गई है। अब अगर हम ये वाली इक्वेशन को, ये इक्वेशन और इस इक्वेशन को 1 माइनस 2 कर देते हैं, दोनों इक्वेशंस को एक दूसरे से सब्सट्रैक्ट करते हैं, तो हमें B मिल जाएगा, ठीक है। B प्लस डी माइनस डी इज इक्वल्स टू बी हो गया। फिर उसी से हमें मिलता है C1 E cot अल्फा 1 माइनस C1 डैश E cot बीटा 1, ठीक है। ये हो गया हमारा ए बी। और यहाँ पे C1 डैश E जो है ना, अगर हम यहाँ पे इस डायग्राम में देखें, C1 डैश E क्या है, C1 डैश E इज इक्वल्स टू C1 E, ये वाला पोर्शन, प्लस S, ये पोर्शन है S, ठीक है। तो ये इन दोनों का सम हो गया। अब ये हो गया C1E प्लस S, तो हमने ये लिख दिया यहाँ पे। अब यहाँ से हम इसको जब रीअरेंज करेंगे तो C1E की वैल्यू हमें मिल जाएगी। C1E हो जाएगा B प्लस S cot बीटा 1 अपॉन cot अल्फा 1 माइनस cot बीटा, ठीक है। cot बीटा 1 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो गया, ये हमारा C1E की वैल्यू मिल गई। अब सेम वे में हम दूसरे वाले जो दो ट्राइंगल्स है जो बॉटम के साथ बन रहे हैं, ठीक है, बॉटम के साथ हम देखते हुए एंगल बना रहे थे ना, अल्फा 2 बीटा 2, उससे जो ट्राइंगल से बनेगा, यहाँ पे ए बी की वैल्यू फिर से हम निकाल सकते हैं, C1D cot अल्फा 2 माइनस C1 डैश D cot बीटा 2। ये हमारे एंगल्स यहाँ पे ये हमारा निकल के आ रहा है इसमें से, इन वाले ट्राइंगल से, ठीक है। तो ये b की वैल्यू फिर से हमें मिल गई। अब यहाँ पे इसको फिर से हम लिख सकते हैं, C1D जो है उसको हम क्या लिख सकते हैं, C1D कौन सी पोर्शन हो जाता है, ये वाला पोर्शन, ये है हमारा C1D। और C1 डैश D जो है ये आ जाएगा C1D प्लस S। C1 डैश D जो है वो हो गया C1D प्लस S, ठीक है। ये हमने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। अब इसी चीज को रीअरेंज करके हम C1D की वैल्यू निकाल देंगे, ठीक है, इसमें से पूरे में से। अब हमारे पास ये दोनों वैल्यूज आ चुकी हैं, C1E की वैल्यू आ चुकी है, C1E की वैल्यू आ चुकी है, ये वाले पोर्शन की वैल्यू आ गई। और C1 ये जो है यहाँ पे C1
डी की वैल्यू आ चुकी है, मतलब ये वाली वैल्यू और ये वाली आ गई है। अगर एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एच की वैल्यू यानी कि हाइट की वैल्यू हमें मिल जाएगी। हाइट हो जाएगा C1E माइनस C1D, और इसी को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे जो हमने इक्वेशंस निकाली हैं, तो हमें इक्वेशन में अगर हम इसके बाद ये हमारा आंसर हो जाएगा हाइट की वैल्यू। अगर हमारी हाइट की वैल्यू में हम ये सब्सटीट्यूट कर दें कि s इज इक्वल्स टू 0, मतलब इन दोनों इंस्ट्रूमेंट्स के बीच का जो गैप है या हाइट का डिफरेंस है वो 0 है, मतलब दोनों जो है, दोनों का जो लेवल है वो एक ही बराबर है, ठीक है। तो उसके उस केस में हमारा h की वैल्यू आ जाएगी b टाइम्स 1/cot α1 माइनस cot β1 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन cot α2 cot β2, ठीक है। इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम बी, अब फिर से हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस अगर हम निकालें दूसरे केस में टैन का यूज करके अगर हम निकालें तो हम कैसे निकाल सकते हैं, EC1 डैश इज इक्वल टू डी टैन बीटा। ये हमने जो निकाला था EC1D इज इक्वल टू इंटू टैन बीटा था ना, EC1 डैश C1 डैश इज इक्वल टू डी टैन बीटा हो जाएगा यहाँ से। और दूसरे वाले केस में C1E इज इक्वल टू बी प्लस डी टैन अल्फा हो जाए, अल्फा 1 हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। और यहाँ पे बीटा के फॉर्म में हम लोग दोनों चीजों को लिख रहे हैं। तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम बी, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हम लोग निकाल रहे हैं बी से, तो ये उसके लिए हमने ये प्रोसीजर करना है। फिर DC1 डैश इज इक्वल्स टू कैपिटल डी टैन बीटा 2, ये दूसरे वाले ट्राइंगल से हमारा निकल जाएगा। इससे टैन बीटा 2 के लिए जो है हमारा दूसरा ट्राइंगल ये वाला हो जाएगा ना, यहाँ पे अगर हम देखें ये हो जाता है B1 और ये β2 है, और यहाँ पे C1 डैश और ये D हो गया, ठीक है। तो यहाँ से क्या निकल के आएगा, C1 डैश D, ये इज इक्वल्स टू यहाँ पे D टैन β2, ठीक है। ये आ गया हमारा C1 डैश D इज इक्वल्स टू डी टैन बीटा 2, यही आ गया ना हमारा। अब यहाँ पे जब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो h की वैल्यू मिलेगी, हाइट की वैल्यू मिलेगी, जो कि d टाइम्स टैन बीटा 1 माइनस टैन बीटा 2 हो जाएगी। और d जो है यहाँ से हम जो d है ना उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो था b से ऑब्जेक्ट के बीच के हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो था वो हम निकाल सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। h इज गिवन बाय द इक्वेशन 5.7, ये जो हमारी इक्वेशन है h यहाँ पे मतलब जो हमने पहले वाली इक्वेशन निकाली हुई है 5.7, इसी को हम सब्स्टिट्यूट करके d की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसीजर है इसके लिए। अब इसके और केसेस है आगे हमारे पास। अब जो नेक्स्ट केस है ना, बेस लाइन हॉरिजॉन्टल बट नॉट इन लाइन विद द ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे हमने ये कंसिडर करा है कि बेस लाइन जो है वो हॉरिजॉन्टल तो है, यहाँ पे ये देखो ये बेस लाइन होगी ना, ये हॉरिजॉन्टल है, बट ये ऑब्जेक्ट के साथ लाइन मतलब एक ही लाइन में नहीं है, यानी कि ये जो है अलग अलग प्लेन्स में है। अगर मैं यहाँ से ये ड्रॉ करूँ इसको, तो ये जो है या फिर ये पूरा ही पोर्शन जो है ये एक अलग प्लेन में आ जाता है, पूरा का पूरा पोर्शन, ठीक है। और जो दूसरा वाला पोर्शन है ये वाला, ये अलग प्लेन में आ जाएगा, ये पूरा का पूरा अलग प्लेन में हो जाएगा, ठीक है। ये एक हो गया। फिर हम नीचे वाला एक और प्लेन देख सकते हैं, ये वाला हॉरिजॉन्टल प्लेन हो जाएगा, ठीक है। ये हमारे हो गए 3 अलग अलग प्लेन्स आपको दिख रहे हैं इस डायग्राम में। अब इसी से रिलेटेड हमने समझना है कि हाइट की वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे, ऑब्जेक्ट की हाइट। पहले हमने क्या कंसिडर करा, लेट ए एंड बी बी टू इंस्ट्रूमेंट स्टेशन, दो इंस्ट्रूमेंट स्टेशन ले लेने हर बार की तरह, ए और बी दो इंस्ट्रूमेंट के स्टेशन ले लिए। अब इसके बीच का डिस्टेंस बी होगा, ये बात हमें ऑलरेडी पता है, ठीक है। डिस्टेंस बी हो गया। लेट A1 α1 एंड α2 बी द वर्टिकल एंगल मेजर्ड एट ए एंड β1 β2 भी द वर्टिकल एंगल मेजर्ड एट बी। अगर ए से मेजर करेंगे तो α1 α2 लेना पड़ेगा हमने टॉप और बॉटम के साथ, और बी से मेजर कर रहे हैं तो β1 और β2 लेना पड़ेगा टॉप और बॉटम के साथ। ये भी हम लोगों ने पहले डिस्कस कर लिया। To the top and bottom of the elevated object, let theta and phi be the horizontal angle measured at A and B respectively. अब हम थीटा और फाई देख रहे हैं। ए पे जो हॉरिजॉन्टल एंगल है, इस जो ऑब्जेक्ट है ना इसी की वर्टिकल लाइन के साथ जो हमारे यहाँ पे इसकी प्रोजेक्शन आ जाएगी इस ऑब्जेक्ट की,
जिस पॉइंट पे ये लोग मिलेंगे, ये मतलब पॉइंट्स जो है मिलेंगे, वो हो जाएगी जो प्रोजेक्शन होगी ना, वो इस मतलब हॉरिजॉन्टल प्लेन को किस पॉइंट पे मिलती है उस पॉइंट के साथ, और यहाँ पे बी के साथ, ए का सी के साथ, ये वाले पॉइंट के साथ, और बी के साथ क्या एंगल बन रहा है यहाँ पे, ये थीटा हो गया, और बी का सी और ए के साथ जो एंगल बन रहा है वो फाइव हो गया। ठीक है, ये हमारा फाइव हो गया, ये भी हमें मेंशन कर दिया गया है। फिर उसके बाद नेक्स्ट है फ्रॉम द ट्राइंगल ए सी बी। ए सी बी अगर हम देखें ट्राइंगल ए सी बी, कौन सा, जो नीचे वाला ट्राइंगल है, यही हमारा हो जाएगा जो हमारा हॉरिजॉन्टल ट्राइंगल था ए सी बी। तो यहाँ पे एक एंगल थीटा है और दूसरा फाई है, ये हमें ऑलरेडी पता है। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे मैं लिख ही देती हूँ, ए सी और ये बी है, ये थीटा है और ये फाई है। ठीक है, तो बचा हुआ एंगल क्या हो जाएगा, पाई माइनस थीटा प्लस फाइव। ठीक है, ये भी हमें ऑलरेडी पता हो गया। ठीक है, अब हम साइन रूल लगाएंगे। साइन रूल के लिए क्या करते हैं, हमें ऑलरेडी पता है कि जो साइड है, जो जिस साइड को हम देखेंगे उसके ऑपोजिट एंगल को हम देखेंगे। इस साइड को एसी को अगर हम देख रहे हैं उसके ऑपोजिट में फाइव है, तो उसको साइन फाइव से डिवाइड कर दिया। फिर इसको इक्वेट करा बीसी के साथ, और बीसी के ऑपोजिट में थीटा है तो साइन थीटा से डिवाइड कर दिया। फिर ए बी के साथ हम इक्वेट करते हैं, तो ए बी के ऑपोजिट में हमारे पास पाई माइनस फाइव प्लस थीटा है, तो इसको हमने डिवाइड कर दिया साइन पाई माइनस फाइव प्लस थीटा। ठीक है, या फिर इसको ब्रैकेट की जगह इन्होंने माइनस फाइव लिख दिया, सेम बात ही है। अब यहाँ से हम ए सी की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, ए सी के लिए हमें ए सी अपॉन साइन फाइव, ए सी अपॉन साइन फाइव और ए बी अपॉन साइन 180 डिग्री, ये वाली दोनों इक्वेशंस को हमें देखना है। साइन 180 माइनस फाइव प्लस थीटा जो है ये वाला, इसको हम देखते हैं और इक्वेट करते हैं, तो ए सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, हमें ए बी ऑलरेडी पता है कि इसकी मतलब ये ए बी का डिस्टेंस है बी, ये हमने शुरुआत में ही बात कर ली। ए बी के बीच का डिस्टेंस बी है, और ये साइन फाइव के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि ये बॉटम में था, और उसके साथ साथ साइन 180 डिग्री जो है, 180 डिग्री माइनस एनीथिंग इज साइन थीटा ही, मतलब साइन 180 माइनस थीटा जो है वो साइन थीटा हो जाता है। तो साइन थीटा यहाँ पे आ गया, थीटा था हमारा, थीटा प्लस फाइव दोनों चीजें थी, तो इसीलिए जब ये ऊपर आ गया इन्वर्स हुआ तो कोसेक बन गया। ठीक है, तो ये एसी का फॉर्मूला हो गया। बीसी का सेम वे में यहाँ पे बी साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा प्लस फाइव हो गया, यहाँ पे साइन फाइव था। ठीक है, तो ये हमारा एसी और बीसी के दोनों के फॉर्मूलाज हो गए। अब हमें हाइट की वैल्यू निकालनी है, तो हाइट हो जाएगा ई डी। हाइट जो है हमारे इसका जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसका टॉप ई है और बॉटम को हमने डी बोला हुआ, तो ये ई डी हाइट हो गई हमारी। ठीक है, अब यहाँ पे हाइट को लिखने के लिए, ईडी को लिखने के लिए हमें दो ट्राइंगल्स की जरूरत पड़ेगी। वो हम इसको यहाँ पे मैं ड्रॉ कर देती हूँ। ये जो हमारा फर्स्ट जो बड़ा वाला ट्राइंगल है, इसका अल्फा वन एंगल है, ये है ए वन सी वन ई। ठीक है, एक तो ये ट्राइंगल है, और दूसरा जो इसमें छोटा सा ट्राइंगल है इसके अंदर ही फिटेड, ये है अल्फा टू, और ये है सी वन, और ये ए वन और ये डी। ठीक है, इन दोनों का हम लोग यूज कर सकते हैं यहाँ पे। तो ये मैं कॉपी कर लेती हूँ यहाँ पे, और यहीं पे इसको ड्रॉ कर देती हूँ। ठीक है, तो इन दो ट्राइंगल्स का हमने यूज करना है। अब यहाँ पे ये अगर हम देखें ईडी जो है वो क्या हो जाएगा, ईडी की वैल्यू यहाँ पे सपोज ये डी है, ईडी की वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं, ये निकाल सकते हैं ना हम सी वन ई माइनस सी वन डी। ठीक है, ये माइनस करेंगे इसमें से, तो हमारी ईडी की वैल्यू निकल जाएगी। अब सी वन ई को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस ट्राइंगल का यूज करेंगे। सी वन ई हमारा क्या हो जाएगा, सी वन ई हो जाएगा ए वन सी वन टैन अल्फा वन, और जो हमारा ये दूसरा वाला पोर्शन है सी वन डी जो है वो हो जाएगा ए वन सी वन टैन अल्फा टू। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा टैन अल्फा टू। ठीक है, ये वाला एक ट्राइंगल हो गया। अब ए वन सी वन जो है ना उसकी वैल्यू ए सी के बराबर है, ये हमारा ए वन सी वन है। ठीक है, अगर नहीं दिख रहा है तो रेड से ड्रॉ कर देती हूँ, ये ए वन सी वन है। अगर हम देखें तो इसी की प्रोजेक्शन यहाँ पे ए और सी है, ये दोनों की हाइट्स, मतलब हाइट का डिफरेंस जितना भी हो, ये दोनों की लेंथ इतने पोर्शन की सेम होगी। ठीक है, तो ये हमारा ए वन सी वन की जगह हम ए सी लिख सकते हैं डायरेक्टली यहाँ पे। ठीक है, अब ए सी की वैल्यू जो है यहाँ पे क्या आ जाएगी, जो हमने ऑलरेडी निकाल रखी है, ए सी हो जाएगा बी साइन फाइव कोसेक थीटा प्लस फाइव। ठीक है, ये हो गया।
और ये जब हम सब्सटीट्यूट करते हैं तो हमें हाइट की वैल्यू मिल जाती है, सिंपली इस तरीके से हमें मिल जाएगी। और दूसरे फॉर्मूला से अगर हम चाहें तो दूसरे वाले ट्राइंगल का यूज कर सकते हैं, पहले हमने ये वाले दोनों ट्राइंगल्स का यूज करा ना। अगर अब हम चाहें तो इधर वाले जो दोनों ट्राइंगल्स है इसका यूज करके एक और फॉर्मूला बना सकते हैं, जो कि हमारा फॉर्मूला बन जाएगा एंडिंग में। जब हम सब कुछ सब्सटीट्यूट कर देंगे तो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा h इज टू बी साइन थीटा कोसेक फाइव प्लस थीटा टैन बीटा वन माइनस बीटा टू। यहाँ पे क्या डिफरेंस आया, एक तो थीटा और फाइ का डिफरेंस आया, और टैन अल्फा वन माइनस टैन अल्फा टू की जगह टैन बीटा वन माइनस टैन बीटा टू आया। बाकी कोसेक वाला तो और बी वाला पोर्शन सेम ही था, ठीक है। तो ये दो तरीके से मतलब हम निकाल सकते हैं हाइट। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है इसमें डिटरमाइन करनी है एलिवेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम थ्री इंस्ट्रूमेंट स्टेशन इन वन लाइन। अब यहाँ पे हमने क्या किया कि पहले हमारे पास दो इंस्ट्रूमेंट स्टेशन थे, अब हम तीन इंस्ट्रूमेंट स्टेशन बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पे हमने तीन इंस्ट्रूमेंट स्टेशन ले लिए ए बी सी, और यहाँ से हम हाइट की वैल्यू निकाल रहे हैं, एलिवेशन निकाल रहे हैं, इसकी ऑब्जेक्ट की एलिवेशन निकाल रहे हैं हम, ठीक है। एंगल ऑफ एलिवेशन की हेल्प से डिटरमाइनिंग द एलिवेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद द एंगल ऑफ एलिवेशन का यूज करके हम लोग हाइट मतलब जो टोटल एलिवेशन है, मतलब ये टोटल वर्टिकल डिस्टेंस जो है वो हम निकाल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने लेट करा ए बी सी बी थ्री इंस्ट्रूमेंट स्टेशन इन वन हॉरिजॉन्टल लाइन। एक ही हॉरिजॉन्टल लाइन में इन तीनों स्टेशन को हमें सेट करना पड़ेगा, सिर्फ एक ही लाइन में सिंपल हमें इसको सेट करा। फिर उसके बाद विद इंस्ट्रूमेंट एक्सेस एट द सेम हाइट, इंस्ट्रूमेंट एक्सेस भी हमें सेम हाइट पे रखनी पड़ेगी, ठीक है। लेट ई डैश बी द प्रोजेक्शन ऑफ ई। अब ई की प्रोजेक्शन यहाँ पे ई डैश आ जाती है सिर्फ सेम उस हॉरिजॉन्टल प्लेन में थ्रू एबीसी के थ्रू जो हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन बन रहा है इसके साथ कनेक्ट करते हुए जब हम हॉरिजॉन्टली यहाँ पे लाइंस ड्रॉ करेंगे तो ये जो हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन बन रहा होगा ना, उस प्लेन में इसकी प्रोजेक्शन आ जाएगी ई डैश, ठीक है। एंड लेट ई ई डैश इज इक्वल्स टू एच, ये हमें निकालना है जो कि हमारा ई ई डैश है, ठीक है। लेट अल्फा बीटा एंड गामा बी द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ऑब्जेक्ट ई। अब ई ऑब्जेक्ट की यहाँ पे हमने एंगल ऑफ एलिवेशन जो है तीनों स्टेशन से ली, तो हमें क्या मिली, एंगल ऑफ एलिवेशन अल्फा बीटा और गामा, ठीक है। ये हमें मिल गई एंगल ऑफ एलिवेशंस। फिर उसके बाद मेजर करना है, मेजरिंग फ्रॉम द इंस्ट्रूमेंट ए बी एंड सी, ए और बी से हमने मेजर कर लिया ए बी सी से। ऑल्सो लेट ए बी इज इक्वल्स टू बी, ए बी के बीच का डिस्टेंस जो है वो ए बी वन है और बी से सी के बीच का डिस्टेंस बी टू हो गया, ठीक है। यहाँ पे ये बी वन आना चाहिए और ये बी टू हो गया, ठीक है। हॉरिजॉन्टल ये डिस्टेंस जो होगा ये बी वन और बी टू हो गया। अब यहाँ पे एक चीज जो यहाँ पे आगे नहीं बताई गई है, डायरेक्टली यहाँ पे इस ट्राइंगल का यूज करके अगर हम देखें, इस पूरे ट्राइंगल में हम अगर देखें तो ये एच है और यहाँ पे अल्फा है, इसलिए नीचे वाला जो सरफेस है ना, बॉटम जो है, उसको हम लिख सकते हैं एच कॉट अल्फा, ठीक है, इस वाले ट्राइंगल से। और दूसरा वाला जो ट्राइंगल है हमारे पास ये वाला, इसकी हेल्प से अगर हम देखें तो यहाँ पे बॉटम जो होगा ना, इस केस में आ जाएगा एच कॉट बीटा। और तीसरा वाला जो ट्राइंगल होगा हमारे पास, उसकी हेल्प से अगर हम निकालें बॉटम का, उसकी बॉटम की लेंथ निकाल लें अगर, इससे ई के साथ ये कनेक्ट करते हुए जो लेंथ आ रही है बेस की लेंथ हो जाएगी एच कॉट गामा, ठीक है। तो ये भी हमने पहले से निकाल के रख लिया। अब हम क्या करेंगे, ट्राइंगल देखेंगे ए ई डैश बी। ए ई डैश बी यानी कि जो पहला ए ई डैश बी, सॉरी, ये हमें क्या करना है, ये ई डैश बी जो ये वाला ट्राइंगल है, यहाँ पे मैं ड्रॉ करती हूँ, ये वाला जो बॉटम वाला पहला ट्राइंगल है वो हमने देखना है, ठीक है। इसको देखना है और कॉस फाइ का हमने फॉर्मूला लगाना है। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कॉस ए हो जाता है, यहाँ पे कॉस ए अगर हमें कॉस ए एंगल की जगह मैं ए लिख रही हूँ, ठीक है। ये सपोज हमारा ट्राइंगल है ए बी सी, ठीक। सो कोसाइन रूल के अकॉर्डिंग कॉस ए यहाँ पे हो जाएगा, ए और बी जो है ना, ए बी लेंथ जो है इसका स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, ये दोनों जो इसके साथ टच हो रही हैं, ये वाली जो एंगल की बात कर रहे हैं तो इसके साथ जो टच हो रही है साइड्स, उसका स्क्वायर माइनस जो नहीं हो रही है जो इसकी ऑपोजिट वाली है सी बी का स्क्वायर, डिवाइडेड बाय टू टाइम्स ए बी इंटू ए सी, ठीक है।
ये मल्टीप्लाई में है, ठीक है। तो ये हमारा कोसाइन रूल है जिसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ये लिखा हुआ है। तो यहाँ पे कॉस फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, एच कॉट अल्फा स्क्वायर प्लस बी वन का स्क्वायर और उसके बाद माइनस एच कॉट बीटा का कॉस कॉट स्क्वायर बीटा हो जाएगा, ये एच स्क्वायर कॉट स्क्वायर बीटा, ठीक है, अपॉन यहाँ पे नीचे क्या आ जाएगा, 2 टाइम्स बी वन टाइम्स एच कॉट अल्फा, ठीक है, ये हो गया। और सेम वे में अगर हम दूसरा ये वाला ट्राइंगल देखें, इसी के साथ वाला जो अगला ट्राइंगल है बॉटम में जो है, वो उसके अकॉर्डिंग कॉस फाई क्या आ जाएगा। अब इसमें हम कॉस फाई की वैल्यू फिर से निकाल रहे हैं। कॉस फाई की वैल्यू, अब ये दूसरा वाला नहीं, सॉरी, मैंने यहाँ पे हमें क्या करना है, दूसरा वाला ट्राइंगल पूरा देखना है। पूरा जो ये ट्राइंगल है पूरे को हम देख रहे हैं, ये हो जाएगा ए ई डैश और सी, ठीक है। तो ये ए ई डैश सी जो पूरा ट्राइंगल है, अगर इसमें से कॉस फाई की वैल्यू निकालें, तो इसमें से जो कॉस फाई ए के साथ, अगर हम कॉस फाई के साथ या ये जो ए हमारा एंगल बन रहा है ए पे फाई, इसके साथ देखिए साइड कौन सी वाली है, एक तो एच कॉट अल्फा तो है ही है, और एक है हमारा बी वन प्लस बी टू, इसलिए यहाँ पे आ जाएगा बी वन प्लस बी टू का स्क्वायर, एच का स्क्वायर कॉट स्क्वायर अल्फा, इसका भी आ गया। फिर उसके बाद माइनस करा एच स्क्वायर कॉट स्क्वायर गामा, ठीक है। इसमें से ये जो ऑपोजिट वाली साइड है उसका हमने स्क्वायर करके माइनस करा, फिर डिवाइड कर दिया इसको, जो हमारी इसके साथ टच हो रही है इस एंगल के साथ साइड्स, ठीक है। तो 2 टाइम्स बी वन बी टू एच कॉट अल्फा, ये हमारे हो गए। अब यहाँ पे cos फाई की दो वैल्यूज आई हैं, तो इन दोनों को हम लोग इक्वेट कर देंगे। दोनों को इक्वेट करेंगे, थोड़ा सा रीअरेंज करना पड़ेगा, कुछ एक चीजें यहाँ पे कैंसिल हो जाएंगी, यहाँ पे कैंसिल नहीं होंगी। अब इसके बाद हम इसको थोड़ा प्रॉपरली रीअरेंज करेंगे अगर, तो यहाँ पे सिर्फ 2 और 2 कैंसिल होते हुए आपको दिखेंगे, और ये एच और एच यहाँ पे कैंसिल हो जाएंगे, कॉट अल्फा भी कैंसिल हो रहा है, बी वन और बी टू कैंसिल नहीं हो रहे हैं, ठीक है। तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं बी वन प्लस बी टू, और यहाँ पे बी वन जो है ये आ गया, जो कि हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर ये निकल के आएगी यहाँ से इक्वेशन, फिर से हमने इसको थोड़ा सा ओपन करना है और पूरा इसको मॉडिफाई करके यहाँ से एच की वैल्यू निकालनी है। मेन हमारा यहाँ पे काम क्या है, एच की वैल्यू निकालनी है। तो एच की वैल्यू यहाँ पे बी वन बी टू टाइम्स बी वन प्लस बी टू अपॉन बी वन कॉट स्क्वायर गामा माइनस कॉट स्क्वायर बीटा प्लस बी टू टाइम्स कॉट स्क्वायर अल्फा माइनस कॉट स्क्वायर बीटा, और इसकी पावर में 1/2 है, ठीक है। ये हमारी वैल्यू आ जाएगी एच की। अब यहाँ पे इन्होंने क्या किया हुआ है, कंसिडर करा है बी वन और बी टू को इक्वल कंसिडर कर लिया, और फिर उसके बाद हमारी जो फॉर्मूले की यहाँ पे वैल्यू आएगी वो हो जाएगी √2b अपॉन कॉट स्क्वायर गामा माइनस 2 टाइम्स कॉट स्क्वायर बीटा प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम देखें, बीटा जो है वो मिडल वाला है, तो इस तरीके से आप याद रख सकते हो कि मिडल वाले का यहाँ पे स्क्वायर हो रही है, मिडल वाले एंगल का, और माइनस हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं उसको, साइड वाले दोनों का स्क्वायर करके सम कर रहे हैं, ठीक है, बॉटम में। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हो, ये हमारा एच का फॉर्मूला होगा। ट्रिग्नोमेट्रिक लेवलिंग का दूसरा पार्ट है जियोडेटिकल ऑब्जर्वेशन, जिसमें डिस्कस करी जाती है टेरेस्ट्रियल रिफ्रैक्शन। सबसे पहले जो आ जाती है, द इफेक्ट ऑफ रिफ्रैक्शन इज टू मेक ऑब्जेक्ट अपीयर हायर देन दे रियली आर। रिफ्रैक्शन से क्या होता है, जो ऑब्जेक्ट्स जो हैं जिस हाइट पे है उससे ज्यादा ऊपर वो दिखाई देते हैं, ठीक है। इन प्लेन सर्वे वेयर अ ग्रेजुएटेड स्टाफ इज ऑब्जर्व्ड ईदर विद द हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ साइट और इंक्लाइन लाइन ऑफ साइट, द इफेक्ट ऑफ रिफ्रैक्शन इज टू डिक्रीज द स्टाफ रीडिंग and correction is applied linearly to the observed staff reading। जब हम प्लेन सर्वे में सर्वेइंग करते हैं, तो जो हमारा स्टाफ होता है ना, उसकी वजह से मतलब जब हम उस पे रीडिंग्स वगैरह लेते हैं, उसको ऑब्जर्व करते हैं, तो लाइन ऑफ साइट जो है हमारी, वो हमारी हॉरिजॉन्टल भी हो सकती है या फिर इंक्लाइंड भी हो सकती है। तो रिफ्रैक्शन की वजह से डिक्रीज हो जाती है हमारी स्टाफ रीडिंग, एंड द करेक्शन इज अप्लाइड लीनियरली। उसमें करेक्शन फिर हम लीनियरली लगा देते हैं टू द ऑब्जर्व्ड स्टाफ रीडिंग। इन ट्रिग्नोमेट्रिक लेवलिंग employs is if the trigonometric leveling is employed for determining the elevations of widely disturbed points, the correction is applied to the observed angle। ट्रिग्नोमेट्रिक जो लेवलिंग है ना, उसमें हमें लीनियरली जो है ना, इसको नहीं लगाना है करेक्शन को, हमें एंगल पे, जो ऑब्जर्व्ड एंगल है उसके ऊपर करेक्शन लगानी होगी, ठीक है। तो जैसे कि अगर हम फिगर 5.15 में देखें, ये हमारी फिगर 5.15 है, पी एंड क्यू आर 2 पॉइंट्स
द डिफरेंस इन एलिवेशन बिटवीन दीज बीइंग रिक्वायर्ड, अगर हमें इसके बीच का डिफरेंस इन एलिवेशन चाहिए, ये हमारा एक क्यू पॉइंट है, एक पी पॉइंट है, इनके बीच का डिफरेंस इन एलिवेशन हमें चाहिए। लेट ओ द बी द सेंटर ऑफ द अर्थ, अर्थ का सेंटर यहाँ पे ओ है, ठीक है। पी ओ डैश बी द टेंजेंट टू द लेवल लाइन थ्रू पी और हॉरिजॉन्टल लाइन एट पी। अब यहाँ पे पी के थ्रू हमने क्या किया, एक लेवल लाइन ड्रॉ करी, ये वाली लाइन जो है लेवल लाइन हो गई, ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल नहीं होगी। अब इसी के थ्रू हमने टेंजेंट ड्रॉ करना है, जो टेंजेंट है हमारा पी ओ डैश, इतनी दूर तक ये टेंजेंट गया, यहाँ से स्ट्रेट जब ये गया तो ये हमारा टेंजेंट हो जाएगा पी ओ डैश। अब हम क्या करेंगे, क्यू ओ डैश हॉरिजॉन्टल लाइन आ जाती है हमारी क्यू पे। अब यहाँ पे क्यू ओ डैश जो है ना, ये इसकी हॉरिजॉन्टल लाइन हो, मतलब इसको जब हमने एक्सटेंड करा तो क्यू डैश पे इसने इंटरसेक्ट करा, क्यू के थ्रू एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करी जिसने ओ डैश पे इंटरसेक्ट करा आके, ठीक है। फिर उसके बाद पी एंगल पी डैश पी ओ ओ डैश है ना, मतलब कि ये वाला एंगल पी डैश पी ओ डैश, ये वाला एंगल जो है, पूरा एंगल जो है ये हमारा अल्फा वन आ रहा है, ये हमारा है अल्फा वन, ये पूरा का पूरा एंगल, ठीक है, जो कि हमारा ऑब्जर्व्ड एंगल हो जाता है, ऑब्जर्व्ड एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम पी टू क्यू। पी से हम क्यू को जब ऑब्जर्व करते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन हमारा ये आ जाता है, ठीक है। फिर क्यू डैश इन क्यू डैश क्यू क्यू टू, क्यू डैश क्यू क्यू टू कौन सी चीज है, ये हमारा जो है, ये हमारा Q है, ये Q2 है और ये हमारा Q डैश है, ठीक है। ये यहाँ से जो एंगल है ये हमारा हो जाएगा ऑब्जर्व्ड एंगल। जब हम एंगल ऑफ डिप्रेशन ले रहे हैं फ्रॉम Q टू P, Q से P की तरफ एंगल ऑफ डिप्रेशन ले लेते हैं तो ये हमारा ऑब्जर्व्ड एंगल आता है जो कि बीटा वन होगा, ठीक है। और R है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन और एंगुलर करेक्शन फॉर रिफ्रैक्शन। अब यहाँ पे इनके बीच में जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन और जो एंगुलर करेक्शन है, अगर हम ये देखेंगे, ये अल्फा वन है ना हमारा पूरा एंगल, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो ये अगर पूरा एंगल हमारा, ये जो है, ये हमारा पूरा एंगल हो जाता है अल्फा वन और यहाँ पे ये आर हो जाएगा। अगर हम इसको लाइन को हॉरिजॉन्टली ड्रॉ करते हैं तो हमें आर मिल जाता है, जो कि असलियत में हमारा एंगल ऑफ करेक्शन है, मतलब इतनी हमें करेक्शन लगाने की जरूरत है। और जो ये वाला है ना यहाँ पे, ये हमारा एंगल ऑफ करेक्शन है, ठीक है। तो इतना करेक्शन हमें दोनों में करने की जरूरत है जिसको हमने इक्वल कंसिडर करा हुआ है, ठीक है। तो एंगुलर करेक्शन ये दोनों के लिए होगी, पी डैश पी क्यू और क्यू डैश क्यू पी, ये हमारी एंगुलर करेक्शन होगी। फिर पी पी डैश इज द टेंजेंट एट पी टू द कर्व्ड लाइन ऑफ साइट। यहाँ पे पी पी डैश क्या है, ये हमारा टेंजेंट है जो हमारी कर्व्ड लाइन ऑफ साइट है ना, उसके अलोंग एक टेंजेंट ड्रॉ करा गया है पी पी डैश, ठीक है। तो ये हमारा टेंजेंट हो गया। एपरेंट साइड के मतलब जो हमारी कर्व्ड लाइन ऑफ साइट है, जो कि एपरेंट साइड है, उसके अलोंग जो हमारा टेंजेंट है वो हो गया पी पी डैश, और क्यू क्यू डैश है टेंजेंट एट क्यू टू द कर्व्ड लाइन ऑफ साइट क्यू पी। क्यू पी जो हमारी कर्व्ड लाइन ऑफ साइट है ना, उसके अलोंग जो ये कर्व्ड लाइन ऑफ साइट है, इसी के अलोंग जो टेंजेंट है वो हमारा क्यू क्यू डैश हो गया, ये वाला हो गया क्यू डैश और ये हमारा क्यू हो गया, ठीक है। तो ये हमारा हो गया टेंजेंट्स दोनों। डी है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन पी एंड क्यू, पी और क्यू के बीच में जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है वो हमारा डी यहाँ पे है, ठीक है। ये असलियत में इसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है। आर है मीन रेडियस ऑफ द अर्थ जो कि 2370 किलोमीटर हो जाता है। एम हो जाता है कोफिशिएंट ऑफ रिफ्रैक्शन। थीटा है एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर बाय द डिस्टेंस पी पी वन ओवर विच द ऑब्जर्वेशंस आर मेड। अब यहाँ पे पी पी वन जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है ना, उसके उसके थ्रू या उसके द्वारा जो एंगल बनाया जाता है सेंटर पे, उसको हम थीटा कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया। अब द एक्चुअल लाइन ऑफ साइट बिटवीन पी एंड क्यू शुड हैव बीन अलोंग स्ट्रेट लाइन पी क्यू। अगर हम देखें यहाँ पे हमें एक कर्व्ड लाइन ऑफ साइट दिख रही है, जबकि इसको एक्चुअली में एक स्ट्रेट लाइन ऑफ साइट होना चाहिए था, जो कि हमने बना रखी है उसी के नीचे। But due to the effect of terrestrial reflection, the actual line of sight is curved concave towards the ground surface. ये ground surface के मतलब towards ये curved हो जाती है, concave हो जाती है ये, ठीक है। और फिर यहाँ पे P P dash is therefore the apparent side from P to Q and Q Q dash is the apparent side from Q to P। ये दो हमारी लाइन ऑफ साइट हो जाएंगी।
एक तो पी पी डैश और क्यू क्यू डैश जो है वो हमारी अपेरेंट लाइन ऑफ साइट हो जाती है, ठीक है, जो इसके टेंजेंट्स है दोनों। सिंस द एंगल्स आर मेजर्ड ऑन अ सर्कल ऑफ अ थियोडोलाइट, हम थियोडोलाइट के जो सर्कल है उसके ऊपर एंगल मेजर कर रहे हैं, दे आर मेजर्ड इन हॉरिजॉन्टल प्लेन, इसीलिए हम हॉरिजॉन्टल प्लेन में एंगल को मेजर कर पाते हैं। द एंगल मेजर्ड एट पी टुवर्ड्स क्यू इज देयरफॉर द एंगल बिटवीन द अपरेंट साइड P dash P and the horizontal line P Q dash। इसीलिए अगर हम हॉरिजॉन्टल एंगल मेजर कर पा रहे हैं, इसलिए हमारा जो असलियत में पी क्यू डैश जो है हमारा, पी पी डैश और पी क्यू जो है उसके बीच का जो एंगल हो जाता है, पी क्यू डैश जो है उसके बीच में जो एंगल हो जाता है, अच्छा ये जो एंगल है पी क्यू डैश की जगह पी ओ डैश होगा ये, ठीक है, पी पी डैश और पी ओ डैश के बीच का जो एंगल है ना वो हमारा हम कैलकुलेट कर रहे हैं, अपेरेंट एंगल है ये अल्फा वन, और असलियत में ये आर जो है ये करेक्शन है, तो ये सिर्फ अल्फा वन माइनस आर जो है वो हमारा हो जाएगा एंगल, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गया, फिर उसके बाद हैंस एंगल पी पी ओ डैश इज द ऑब्जर्व्ड एंगल अल्फा, जो कि हमने अभी अभी बात कर ली। द ट्रू एंगल ऑफ एलिवेशन इन एब्सेंस ऑफ रिफ्रैक्शन इज क्यू एंगल क्यू पी ओ डैश, हैंस द करेक्शन फॉर द रिफ्रैक्शन इज क्यू पी पी डैश पी डैश पी क्यू, कॉलिंग इट आर, द करेक्शन इज एविडेंटली सब्ट्रैक्टेड, जो कि अभी अभी मैंने बात करी है, ये पूरी मैंने आपको बता दी कि यहाँ पे हमारा अल्फा वन माइनस आर हो जाएगा हमारा जो करेक्टेड एंगल होगा, ठीक है। तो सिमिलरली द एंगल मेजर्ड थ्रू क्यू, क्यू के थ्रू जो हम मेजर कर रहे हैं वो बीटा वन आ रहा है, जबकि हमें जो मेजर करना चाहिए था ना वो आना चाहिए था टोटल हमारा बीटा वन प्लस आर होना चाहिए था, जबकि हमें बीटा वन मिल रहा है। इसका मतलब ये है कि हम जो एंगल मेजर कर रहे हैं, दस द करेक्शन फॉर रिफ्रैक्शन इज सब्ट्रैक्टिव टू द एंगल ऑफ एलिवेशन। जब हम एंगल ऑफ एलिवेशन के थ्रू मतलब एंगल मेजर करते हैं ना, तो हमारा जो एंगल है ना वो थोड़ा एक्स्ट्रा आता है, मतलब ज्यादा हम एंगल मेजर कर लेते हैं, तो इसलिए हमें सब्ट्रैक्ट करनी पड़ेगी करेक्शन के लिए। और जब हम ये एंगल ऑफ डिप्रेशन मेजर करते हैं ना, तो हमारा एंगल कम आता है, जो कि बीटा वन आ रहा है, इसलिए हमें प्लस आर करना पड़ेगा, जो कि हमें ऐड करना पड़ेगा यहाँ पे, एंड एडिटिव इन टू द एंगल ऑफ डिप्रेशन, डिप्रेशन के केस में ऐड करना, और जो हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन है उसके केस में हमें सब्ट्रैक्ट करना है। फिर उसके बाद यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ रिफ्रैक्शन की अगर हम बात करें, द कोफिशिएंट ऑफ रिफ्रैक्शन इज द रेशियो ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एंड द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द अर्थ बाय द डिस्टेंस ओवर विच ऑब्जर्वेशंस आर टेकन। ये हमारा जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जितना हमारा एक्स्ट्रा एंगल आ रहा है वो डिवाइडेड बाय द एंगल जो हमारा सेंटर पे सबटेंड कर रही है, हॉरिजॉन्टल जो डिस्टेंस होगा दो स्टेशंस के बीच का, या दो ऑब्जेक्ट्स जहां से हम मतलब जिनके बीच का देख रहे हैं डिस्टेंस, तो उनके बीच का जो एंगल उनके थ्रू सबटेंड हो रहा है सेंटर पे वो हो जाता है आर अपॉन थीटा, ये हमारा एम हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ रिफ्रैक्शन। और आर को यहाँ से अगर हम एंगल को लिखना चाहें ना तो एम थीटा लिख सकते हैं इससे। दस द वैल्यू ऑफ एम वेरीज रफली बिटवीन 0.06 टू 0.08, ये भी यहाँ पे मेंशन कर दिया गया। एंड एवरेज वैल्यू ऑफ 0.7 हम लोग ले सकते हैं, मे बी टेकन इफ एक्यूरेट डाटा इज नॉट अवेलेबल एट अ गिवन प्लेस, इट्स ग्रेटेस्ट वैल्यू अकर्स इन द अर्ली मॉर्निंग, अब इसकी वैल्यू सबसे ज्यादा मॉर्निंग में हो जाती है, एंड इट डिमिनिशेस अंटिल 9 टू 10 AM, 9 से 10 AM तक ये कम रहती है वैल्यू, फिर उसके बाद आफ्टर विच इट रिमेन्स फेयरली कांस्टेंट अंटिल अबाउट 4 o'clock, सुबह 4 बजे तक फिर ये नॉर्मल रहती है, आफ्टर विच इट कमेंसेस टू इंक्रीज, फिर से इंक्रीज होने लग जाती है। मतलब एम की वैल्यू के बारे में बात चल रही है कि ये हमारी पहले सुबह ज्यादा होती है, फिर उसके बाद ये थोड़ी कम हो जाती है, फिर उसके बाद फिर थोड़ी और ठीक मतलब बढ़ जाती है, थोड़ी सी बढ़ती है और कांस्टेंट रहती है 4 बजे तक सुबह के, और फिर उसके बाद फिर से ये बढ़ने लग जाती है जैसे पहले की प्रोसीजर है पूरा, ठीक है, 9 बजे तक बढ़ती रहती है। फिर उसके बाद डिटर्मिनेशन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ रिफ्रैक्शन, इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर वी विल टेक टू केसेस। इसको डिटरमाइन करने के लिए अब हमें आर जो कोफिशिएंट एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है उसको हमें डिटरमाइन करना है, उसके लिए हमारे पास दो केसेस हो सकते हैं। अब केस वन हो जाता है जब डिस्टेंस डी स्मॉल हो जाता है और एच लार्ज हो जाता है। यहाँ पे डी डिस्टेंस क्या है, इनके बीच का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, ये स्मॉल है, और एच जो है इनके बीच का जो वर्टिकल डिस्टेंस है वो बहुत लार्ज है। अगर ऐसा होता है तो हमारा फर्स्ट केस है, इन दिस केस डी इज स्मॉल एंड एच इज लार्ज, सो द वन एंगल, सो दैट वन एंगल अल्फा वन इज द एंगल ऑफ एलिवेशन एंड द अदर
इज द एंगल ऑफ डिप्रेशन। बीटा वन हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन हो गया, जैसे हमने पहले के केस में देखा था। इन फिगर 5.15 द एंगल PO dash Q between the two horizontal lines through P and Q is evidently theta। जो हमने पहले से बात करी हुई है, PO dash Q जो है, मतलब जो सेंटर पे एंगल आ रहा है वो थीटा है। इन ट्राइंगल PQO dash, यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, इसको पूरे को यहाँ पे फिर से यहाँ पे ड्रॉ कर देती हूँ। एंगल PQQ2, यहाँ पे ये आ जाता है P, और ये हमारा Q, और ये Q2 है। ये पूरा एंगल जो है ना, ये हमारा बीटा वन और R है। ठीक है, तो ये हमारा पूरा एंगल हो गया बीटा वन प्लस R। ठीक है, फिर उसके बाद QPO डैश, अगर हम QPO डैश की बात करें, ये वाला एंगल यहाँ से ये और ये जो एंगल है यहाँ पे, ये एंगल क्या हो जाएगा, अल्फा वन माइनस आर हो जाएगा ना ये। तो ये हो जाता है अल्फा वन माइनस आर। अब यहाँ पे क्यू ओ डैश पी जो है ना, ये वाला एंगल, ये क्यू ओ डैश पी, ये वाला एंगल जो है, ये यहाँ पे थीटा हो जाएगा परपेंडिकुलर लाइन थ्योरम की वजह से। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम देखें तो पी क्यू क्यू टू, यहाँ पे पी क्यू और क्यू टू, ये पूरा एंगल जो है ये किसके बराबर हो जाएगा, ये वाला एंगल, और ये दूसरा जो एंगल है हमारे पास, ये वाला एंगल जो कि अल्फा वन माइनस आर के बराबर हो जाएगा। और ये हो जाता है क्यों, क्योंकि एक्सटर्नल एंगल इज इक्वल्स टू टू इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स जो है, मतलब एक्सटर्नल जो एंगल एक ट्राइंगल के अंदर होता है, के बाहर वाली साइड होता है, वो दो इंटीरियर एंगल्स जो होंगे ऑपोजिट वाले, उसके सम के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये बीटा वन प्लस आर इज इक्वल्स टू अल्फा थीटा प्लस अल्फा वन माइनस आर हो जाएगा। यहाँ से हम आर की वैल्यू निकालेंगे थीटा बाय टू माइनस बीटा वन माइनस अल्फा वन अपॉन टू। ठीक है, तो ये हम यहाँ से निकाल सकते हैं, और यहाँ पे हम एज्यूम करेंगे, अगर रिफ्रैक्शन एंगल को हमने एज्यूम करा हुआ सेम फॉर बोथ द स्टेशंस, तो इसीलिए हम आर की वैल्यू एम थीटा यहाँ पे लिख देंगे। हमने दोनों में सेम एज्यूम करा हुआ है, तो आर को हमने एम थीटा लिख दिया। तो यहाँ पे टू एम थीटा इज इक्वल्स टू थीटा माइनस बीटा वन माइनस अल्फा वन हो जाएगा, और यहाँ से हमें बीटा वन की वैल्यू मिल जाएगी अल्फा वन प्लस थीटा टाइम्स वन माइनस टू एम। Thus the observed angle of depression always exceeds, इससे पता चलता है कि observed जो हमारा angle of depression होगा ना, angle of depression क्या होगा, बीटा वन, वो हमेशा exceed करेगा angle of elevation को by an amount theta times वन माइनस टू एम। इतना अमाउंट से वो एक्सीड करेगा, मतलब ज्यादा होगा अल्फा वन से बीटा वन की वैल्यू। ठीक है, अब इसके आगे कुछ एक केसेस हैं, वो आप इस पीडीएफ से देख लेना, ये मैं अपलोड कर दूंगी चैनल पे। टेलीग्राम वाला जो ग्रुप है हमारा, उसमें मैं ये डाल दूंगी, और आप उसमें से ये समझ लेना। कुछ डाउट होगा तो आप वीडियो पे कमेंट करके पूछ सकते हो। ठीक है।